नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट का डिटेल में रिवीजन करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कवर करवा दूंगा। तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको रिव्यू के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तो एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स पे आओ। तो देखो, जैसे आप सीए बनते हो और आप क्या करते हो, सीए बन के अगर प्रैक्टिस करते हो तो बताओ क्या क्या काम कर सकते हो आप। सीए अगर आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो क्या क्या काम कर सकते हो आप असिलेंस सर्विस भी दे सकते हो और आप नॉन असिलेंस सर्विस भी दे सकते हो। असिलेंस सर्विस में सीए प्रैक्टिस क्या करता है, थर्ड पार्टी को असिलेंस देता है, थर्ड पार्टी को। लेकिन नॉन असिलेंस सर्विस में हम थर्ड पार्टी को असिलेंस नहीं देते, थर्ड पार्टी को असिलेंस नहीं देते। क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए काम करते हैं, एंटिटी के लिए काम करते हैं। अब एश्योरेंस सर्विस बोलते किसे हैं, एश्योरेंस सर्विस। तो जब सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, जब सीएन प्रैक्टिस एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एश्योरेंस सर्विस। जब सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे या अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, उसे क्या बोला जाता है, एश्योरेंस सर्विस। अगर मान लो एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, तो या तो वो ऑडिट होती है या रिव्यू होता है। तो ऑडिट कब कहलाएगी, ऑडिट कब कहलाएगी, अगर एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, मानो एक सीएन प्रैक्टिस एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अगर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, अगर एक सीएन प्रैक्टिस एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो उसे बोलेंगे ऑडिट। लेकिन अगर एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को अगर लिमिटेड एश्योरेंस देता है तो उसे बोलते हैं रिव्यू। ये दोनों में डिफरेंस है। रिव्यू ऑडिट पे तो बताओ क्या लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और रिव्यू पे क्या लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ऑडिट में और रिव्यू में क्या डिफरेंसेज हैं, इनके डिफरेंसेज क्या हैं। तो सबसे पहला तो देखो, ऑडिट में हम क्या देते हैं, थर्ड पार्टी को रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और ये सारी बातें डिटेल में मैंने आपको कहाँ पे बता रखी है, ऐसे 315 में। तो देखो यहाँ पे रीजन बता रखा है कि ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस कैसे दे पाते हैं, क्योंकि ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, कई सारी प्रोसीजर्स लगाता है। इस कारण से ऑडिट में क्या दे पाते हैं हम, रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन रिव्यू में क्या होती है, रिव्यू में ओनली लिमिटेड एश्योरेंस होती है, लिमिटेड एश्योरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिव्यूअर होते हैं, जो सीन प्रैक्टिस होते हैं, वो क्या करता है, वो फ्यूअर प्रोसीजर्स लगाता है, बहुत कम मेहनत करता है, कम प्रोसीजर्स लगाता है। जैसे क्या लगाता है, मेनली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या करता है, बस इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स ही करता है मेनली। बाकी जो होती है इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेशन, ये मानो कि जनरली करता ही नहीं है, करता है तो एकदम ना के बराबर करता है। इस कारण से रिव्यू में क्या होती है, इस कारण से रिव्यू में जो सीएन प्रैक्टिस है वो थर्ड पार्टी को ओनली लिमिटेड एश्योरेंस ही दे पाता है, ये रीजन है। फिर देखो, जब ऑडिट में हम रिपोर्ट बनाते हैं, जब ऑडिट में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो बताओ क्या देता है, लास्ट में अपना ओपिनियन देता है। क्या देता है, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। इसी तरह से जब कोई सीएन प्रैक्टिस क्या कर रहा है, मान लो रिव्यू कर रहा है, सीएन प्रैक्टिस क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, अपनी रिपोर्ट बना रहा है, रिव्यू रिपोर्ट, तो वो क्या देगा, कंक्लूजन देगा। क्या देगा, कंक्लूजन, या तो अनमोडिफाइड कंक्लूजन या फिर मॉडिफाइड कंक्लूजन। यहाँ पे से कंक्लूजन बोला जाएगा, ओपिनियन नहीं बोला जाता। और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो ओपिनियन होता है क्या होता है, इसमें पॉजिटिव लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन कंक्लूजन में नेगेटिव वर्डिंग यूज होती है। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बाद में हमें समझ भी आएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो ऑडिट में अगर हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो क्या लिखते हैं हम लैंग्वेजेस की, कि ऑडिटर क्या बोलता है कि मेरे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या एकदम ट्रू एंड फेयर है। इस तरह से हम पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन मान लो, ध्यान से सुनना, अगर रिव्यू के केस में, ध्यान से सुनना, रिव्यू के केस में अगर सीएन प्रैक्टिस क्या देता है, अनमोडिफाइड कंक्लूजन, कौन सा अनमोडिफाइड कंक्लूजन, उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, अनमोडिफाइड कंक्लूजन। तो इसमें सीएन प्रैक्टिस नहीं बोलेगा कि रिव्यू के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, ऐसा नहीं बोलेगा, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। क्या बोलेगा, फिर क्या बोलेगा, यहाँ पे सीएन प्रैक्टिस बोलेगा रिव्यू के बेस पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, रिव्यू के बेस पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मुझे लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो। इस तरह से घुमा फिरा के बोलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताओ क्या कर रहा है, रिव्यू के अंदर ये बहुत कम मेहनत करता है, बहुत कम मेहनत। इस कारण से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ट्रू एंड फेयर व्यू है। इस कारण से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता, घुमा फिरा के बोलता है। अब एक दो पॉइंट और देखो, ऑडिट के अंदर जो सी ऑडिट करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटर। रिव्यू के केस में जो सीएन प्रैक्टिस क्या करेगा, रिव्यू करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रैक्टिशनर। इसे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर। ऑडिट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन रिव्यू क्या होता है, रिव्यू में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम। तो ये इसमें डिफरेंसेज है। अब देखो, एक और टॉपिक है रिव्यू रिक्वायरमेंट। ये ऐसे ने बता नहीं रखा, ये तो मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूँ कि एक डाउट आता है स्टूडेंट को कि सर ये रिव्यू कराने की नीड क्यों होती है। जैसे हम ऑडिट जानते हैं, बताओ ऑडिट क्यों कराना होता है एंटिटी को। एक जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी कंपनीज को चाहे वो नुकसान में क्यों ना चल रही हो, ऑडिट कराना उनके लिए क्या मैंडेटरी है, सभी कंपनीज को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। इसी तरह से जैसे कोई फर्म है तो वहाँ पे बोला गया कि अगर फर्म का, किसी एक फर्म का
टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा चला जाता है, टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा चला जाता है, उसे भी क्या करानी पड़ती है, ऑडिट करानी पड़ती है। तो ऑडिट में तो क्या होता है, ऐसे कंपलसरी होता है। लेकिन रिव्यू में क्या है, देखो अब रिव्यू कब कराना होता है, तो रिव्यू में भी क्या है, एक होता है कंपलसरी केस, कंपलसरी की रिव्यू करवाना ही पड़ेगा। ये किसके लिए बोला गया है, लिस्टेड एंटिटीज को। अगर कोई एंटिटी क्या है, लिस्टेड एंटिटी है ना, लिस्टेड है, तो उसको कंपलसरी रिव्यू कराना पड़ता है। किसका, अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवाना ही होता है। क्यों, सेबी, क्योंकि सेबी रेगुलेशन में मैंडेटरी है, सेबी जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है, इसमें ये मैंडेटरी है कि लिस्टेड एंटिटी को अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कराना है, कराना ही होगा, करवाना ही होगा, ये है। तो ये हो गया कंपलसरी केस। अब अदर केस देखो, और कब एंटिटी को रिव्यू करवाना पड़ सकता है, कब, मान लो एक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड, मान लो इसके इन्वेस्टर्स ने, इसके क्रेडिटर्स ने या बैंक ने इसको बोल दिया एक्स लिमिटेड को कि क्या करके दो तुम अपने 3 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 6 मंथ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 9 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब 12 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवा के दो, तो भी एक्स लिमिटेड को रिव्यू करवाना पड़ जाता है। तो इस केस में होती है, ये 2 केस में होती है रिव्यू रिक्वायरमेंट। अब आप बोलोगे सर ये रिव्यू करवाते क्यों, इन्वेस्टर्स वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह रिव्यू क्यों करवाते हैं, क्यों बोलते हैं एंटिटी को रिव्यू करने के लिए, तो ये सारी बातें तो हम रेगुलर लेक्चर में डिटेल में देखते हैं। अभी तो बस इतना ही काम का है, वो ऐसे तो ये भी नहीं पूछेगा कि कब कब रिव्यू करवाना पड़ता है, तो बस मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। अब आ जाओ अपनी कंसर्ट बुक पर। तो देखो मैंने आपको सारी बेसिक बातें बता दी, ये सारा क्या है, ओनली रीड है, बस इसमें ये आपको ये याद करना है, ऑडिट वर्सेज रिव्यू, बस आपको ये याद करना है, इनका जो डिफरेंस है ये आपको याद करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं SRA 2400। अब SRA 2400 स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि SRA 2400 कब लगता है और SRA 2410 कब लगता है, ये कब लगता है, क्योंकि स्टूडेंट से ये भी डाउट आता है कि सर SRA 2400 कब अप्लाई करना है हमें और SRA 2410 कब लगता है। तो ध्यान से सुनो, अगर अदर देन ऑडिटर किसी भी सीए को बोल दिया जाए रिव्यू करने के लिए, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड इसका ऑडिटर है मान लो कौन, सीए राम, इसका ऑडिटर कौन है, सीए राम है, लेकिन एक्स लिमिटेड मान लो सीए राम के अलावा कोई दूसरे सीए को किसी को बोल दिया, जैसे मान लो इसने बोला सीए श्याम को, तो क्या कर दे, रिव्यू कर दे। एक्स लिमिटेड ने अपने ऑडिटर के ना बोल करके किसे बोला, सीए श्याम को बोला, तो क्या कर दे, रिव्यू कर दे। तो इस केस में हमेशा क्या लगेगा, SRA 2400। जब अदर देन ऑडिटर कोई दूसरे सीए को रिव्यू करने के लिए बोला जाए तो हमेशा क्या लगता है, 2400 लगता है। और जब ऑडिटर को ही बोल दिया जाए, एक्स लिमिटेड बोल दे सीए राम को ही बोल दे, ऑडिटर को ही कि तू ही क्या कर दे, रिव्यू कर दे, उस केस में क्या लगेगा, SRA 2410 लगेगा। अब SRA 2410 में एक कंडीशन हो रहा है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम SRA 2410 पढ़ेंगे, तब उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। बस अभी तो ये ध्यान रखो, SRA 2400 कब लगता है, जब अदर देन ऑडिटर किसी सीए को बोला जाए तो क्या कर दे, रिव्यू कर दे, उस टाइम पे क्या लगता है, SRA 2400। अब देखो सबसे पहला टॉपिक, एक्सेप्टिंग दी रिव्यू एंगेजमेंट। सबसे पहले तो ये देखना है, जिस सीए को बोला गया है कि तू क्या कर दे, हमारा रिव्यू कर दे, एक्स लिमिटेड ने बोला सीए शाम को तू क्या कर दे, रिव्यू कर दे, तो सीए शाम को सबसे पहले तो ये देखना है क्या मुझे इस एंटिटी का रिव्यू एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो रिव्यू एंगेजमेंट आई है उसे एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट रिव्यू एंगेजमेंट। तो सीए शाम को साफ साफ बोला गया कि सीए शाम को रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना। कब नहीं करना, अगर यहाँ पे क्या है, इफ देयर इज नो रेशनल पर्पज, फॉर एग्जांपल लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी ऑडिटेड। कितना सिंपल सा पॉइंट है कि बोला गया कि सीए को रिव्यू एक्सेप्ट करना ही नहीं है, रिव्यू एंगेजमेंट आई है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना अगर वहां पे रिव्यू कराने का कोई लॉजिक ही नहीं है। एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो एक फर्म है, उसका मान लो टर्नओवर, इस फर्म का टर्नओवर मान लो लिमिट से ज़्यादा चला गया, मोर देन लिमिट चला गया, यानी इस फर्म पे क्या बताओ, ऑडिट एप्लीकेबल होगी, इसको ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन इस फर्म ने क्या बोला सीए को, इस फर्म ने सीए को बोला, सीए इन प्रैक्टिस को, कि तू क्या कर दे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर दे, बस ओनली रिव्यू कर दे, हमारे पे देख हमारा टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा चला गया, हमारा बस ओनली रिव्यू कर दे। तो इस सीए को इस केस में यहाँ पे गलती से भी उस रिव्यू को एक्सेप्ट नहीं करना। इस सीए को इस फर्म को साफ साफ बोलना पड़ेगा कि फर्म तेरे पे क्या है, ऑडिट एप्लीकेबल है, तेरे को ऑडिट तो करवानी होगी, मैंडेटरी है, वो करवानी होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमें रिव्यू को एक्सेप्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट भी देखो लगभग सेम लिखा है कि रिव्यू एंगेजमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, देन ही मे रिकमेंड दी अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। बताओ प्रैक्टिशनर को एक सेम प्रैक्टिस को कब रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करना, जहां पे रिव्यू करना अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैनेजमेंट ने बोला सीए को, मैनेजमेंट ने एक सीएन प्रैक्टिस को बोला कि हमारे यूजर्स को क्या चाहिए, हमारे यूजर्स को चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस, हमारे यूजर्स को क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और तू क्या कर दे, तो हमारा रिव्यू कर दे। मैनेजमेंट क्या बोला कि हमारे यूजर्स को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, तू क्या कर दे, सीएन प्रैक्टिस तू क्या कर दे, रिव्यू कर दे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इस केस में सीएन प्रैक्टिस को साफ साफ बोलना पड़ेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तेरे यूजर्स को, तो तेरे को तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। इस तरह से रिकमेंड कर देगा अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। ये स्टूडेंट का मतलब। तो इस केस में भी आपको रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करना।
अब देखो एकदम इजी पॉइंट्स। अगर सीए को लगता है कि जिस एंटिटी का मेरे पास रिव्यू आया है, जिस एंटिटी का मेरे पास रिव्यू एंगेजमेंट आई है, उस एंटिटी के यहाँ पे मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स को इंडिपेंडेंट को कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपको रिव्यू एक्सेप्ट ही नहीं करना। क्यों बताओ? रिव्यू एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस सर्विस है, और एश्योरेंस सर्विस में एक सीए का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इस कारण से यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ईजी। अगर सी इन प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है, सीए को लग रहा है कि जिस एंटिटी का क्या है मेरे पास रिव्यू एंगेजमेंट है ना, वो एंटिटी के लोग क्या है, एकदम चोर लोग हैं, मतलब उनकी मार्केट में रेपुटेशन खराब है, या फिर ये लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या नहीं करना, उस एंटिटी का रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करना। और अगर मान लो मैनेजमेंट क्या कर रहा है आपसे, आप पे क्या कर रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है, क्या कर रहा है, पहले ही क्या लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है। मैनेजमेंट आपको साहब बोल रहा है कि तू मेरा रिव्यू करके दे दे, लेकिन जब तू रिव्यू करेगा तो हम तेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, और विद इन द एंटिटी तू और किसी भी दूसरे बंदे से तेरे को एविडेंस नहीं लेने देंगे। इस तरह से लिमिटेशन लगा रहा है मान लो, तो इस केस में भी आपको रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करना। और देखो लास्ट पॉइंट भी एकदम सेम लिखा है कि इन्फॉर्मेशन नीडेड अनअवेलेबल, कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिव्यू करने के लिए, वो मैनेजमेंट बोला कि ये इन्फॉर्मेशन मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो इस केस में भी आपको रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये तो लगभग सेम ही पॉइंट हो गया, लिमिटेशन स्कोप और इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल वाला। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कितना याद करना है, देखो इसमें कई सारे पॉइंट है, इसमें आपको एनी 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं, एनी 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लेना, और रीड सारे कर लेना एमसीक्यू पर्पज से, लेकिन याद कितने करना, एनी 5 पॉइंट्स। इसका एक मैं आपको निमोनिक भी बना देता हूँ, इसका एक मैं आपको निमोनिक बनवाता हूँ। लिखो लाइंड, LIND, लाइंड। एल से हो गया लिमिटेशन ऑन स्कोप, आई से हो गया इन्फॉर्मेशन नीडेड अनअवेलेबल, और एन से हो गया नो रेशनल पर्पज या नॉट अप्रोप्रिएट, ई से हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और डी से हो गया डाउट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। तो ये टॉपिक आपको याद करना है। इसमें कितने पॉइंट्स याद करना है आपको, 5 पॉइंट्स याद करने हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब सबसे पहले हमने देख लिया कि मुझे एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई मैनेजमेंट चोर तो नहीं है ना, मैनेजमेंट लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा ना, हम इंडिपेंडेंट होकर तो काम तो कर पाएंगे ना। जैसे हमें सारी कंडीशन लगी, हाँ ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्री कंडीशन से एग्री करेंगे मैनेजमेंट के साथ बैठ करके। ये प्री कंडीशन एकदम सेम है जो हम ऑडिट के अंदर भी देखते हैं। कहाँ पे देखते बताओ, SA 210 में सेम टू सेम वही सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्री कंडीशन एग्री करेंगे। क्या क्या एग्रीमेंट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट को साफ साफ बोलेंगे कि मैनेजमेंट देख तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाने की एज पर FRF। साफ साफ सी इन प्रैक्टिस पहले बोल देगा मैनेजमेंट को कि क्या करना है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वो बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, ऐसे नहीं कि मेरे से बनाने लग जाए, ये काम तेरा है। और ये कैसे बनाने, एज पर FRF। और जो FRF भी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। FRF जो है वो एक्सेप्टेबल, मतलब मान लो एंटिटी है उस पर इंडिया से एप्लीकेबल है तो इंडिया के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एंटिटी उस पर इंडिया से एप्लीकेबल है और वो एंटिटी क्या कर रही है, एएस के अकॉर्डिंग क्या बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम प्री कंडीशन एग्री करेंगे। और कि इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी तेरी है, ये प्री कंडीशन एग्री करेंगे। और ये बोलेंगे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट तुझे क्या करना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिएगी रिव्यू करने के लिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुझे मुझे देनी होगी। और विद इन द एंटिटी अगर मुझे किसी भी बंदे से एविडेंस चाहिएगा तो तू मुझ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, क्या देगा, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। मतलब विद इन द एंटिटी अगर मुझे किसी बंदे से एविडेंस चाहिएगा तो तू मुझ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो ये प्री कंडीशन भी हम एग्री करेंगे। और ये एकदम सेम है जो हम ऐसे 210 में देखते हैं, एकदम सेम टू सेम। तो ये टॉपिक भी आपको याद करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बताओ, प्री कंडीशन जैसे ही एग्री हो जाते हैं, बताओ उसके बाद हम क्या करते हैं, याद करो ऐसे 210 क्या करते हैं, हम एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। क्या, एंगेजमेंट लेटर, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे। और इसमें भी सेम वही पॉइंट आएंगे जो हम ऐसे 210 में देखे थे। क्या, अपना ऑब्जेक्टिव लिखेगा, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा, यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा एंगेजमेंट लेटर में। तो सारे वही काम होंगे। और फिर क्या करेंगे, दोनों के दोनों इसको साइन करेंगे। तो अगर इस पर क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको क्या लिखना है, ऐसे 210 वाला सेम आंसर आपको छापना है। तो ये भी एकदम सेम है। अब देखो ये एक स्पेशल पॉइंट है, वैसे फालतू सा है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपने क्या कर ली, मान लो आपने प्री कंडीशन से एग्री कर ली थी, प्री कंडीशन से आपने एग्री कर ली थी, आपने एंगेजमेंट लेटर भी बना लिया था। और उसके बाद जैसे आपने एंगेजमेंट लेटर वगैरह बना लिया, उसके बाद आपने क्या कर लिया था, मान लो आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली थी, रिव्यू एंगेजमेंट। लेकिन एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता चला यहाँ पे कुछ प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कुछ छोटी मोटी या कुछ बड़ी बड़ी प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाना है किसके पास, मैनेजमेंट TCWG के पास, और उनको बोलना है कि इनको सही करो, जो प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सबसे मेन है ये सेटिस्फाई नहीं रही, इनको सही करो। तो अगर मान लो मैनेजमेंट के लोग इनको क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं, इन प्री कंडीशन को कंप्लाई कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मान लो ये सही नहीं करते, अगर ये क्या नहीं करते, उन प्री कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तो क्या करेगा यहाँ पे रिव्यूअर जो प्रैक्टिशनर वो क्या करेगा,
ये डिसाइड करेगा वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू विद एंगेजमेंट। ये वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूं, मैं एंगेजमेंट छोड़ के चला जाऊं क्या, बीच में छोड़ के चला जाऊं क्या। तो देखो कब छोड़ के जाएगा कब नहीं, ये बता देता हूं मैं आपको। मान लो जो प्री कंडीशन एग्री नहीं हो रही थी ना, कंप्लाई सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, वो प्री कंडीशन मान लो बहुत बड़ी थी। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैनेजमेंट ने क्या कर रखे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आधे अधूरे ही बना रखे हैं, मान लो 70% ही बना रखे हैं और 30% बना नहीं रखे। तो बताओ मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम किसका होता है, ये तो मैनेजमेंट का काम होता है। तो इस केस में तो क्या करेगा, इस केस में तो छोड़ के चला जाएगा रिव्यू एंगेजमेंट, जो प्रैक्टिशनर है रिव्यू एंगेजमेंट छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लो छोटी मोटी सी प्री कंडीशन है तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। और ये भी देख लेंगे फिर अगर कंटिन्यू करें तो कि इस बात को रिपोर्ट में बताऊं कि नहीं बताऊं, कि जब मैं अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा रिव्यू रिपोर्ट तो उसमें इस बात को मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। ये भी एक खुद डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि रिपोर्ट में बताने से यूजर्स कंफ्यूज हो जाए, जो थर्ड पार्टी है वो कंफ्यूज हो जाए, तो डिसाइड करेगा। ये इस पर छोड़ दिया गया प्रैक्टिशनर पे, उस पर डिसाइड करने को छोड़ दिया गया कि तेरी मर्जी है, रिपोर्ट में बताना चाहे तो बता देना वरना रहने देना। तो इस टॉपिक में आपको क्या करना, फालतू सा टॉपिक है, कोई भी 2 पॉइंट्स लर्न कर लेना, रीड सारे कर लेना। लर्न कितने कर लेना, 2 पॉइंट्स। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिशनर ने सारे काम कर लिए, इसने देख लिया कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्री कंडीशन एग्री कर ली, लेटर बना लिया। अब बताओ क्या करेगा, अब क्या करेगा, बताओ काम शुरू करेगा। तो क्या करेगा, परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। अब देखो क्या होता है, ऑडिट को याद करो। ऑडिट में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आरओएमएम कैलकुलेट। तो यहाँ पे भी होएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आरओएमएम कैलकुलेट करेंगे। कैसे बताओ, आरओएमएम कैसे कैलकुलेट होती है, ऑब्टेन करके अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल्स। हम क्या करेंगे, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ये सब करके हम क्या करेंगे, आरओएमएम कैलकुलेट करेंगे। आरओएमएम कैसे कैलकुलेट होती है एकदम डिटेल में हमने कहाँ देखा है, ऐसे 315 में। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम करेंगे मैटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये भी हम ऑडिट में करते हैं, जैसे हम आरओएमएम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, मैटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, उसके बाद हम क्या करते हैं, याद करो ऑडिट में हम करते हैं, जैसे ही हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ताकि हम एविडेंस ऑब्टेन कर सके। क्या करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको ऑडिट के अंदर बता रखी है। तो हम क्या करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब बताओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और इन सबको करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इतनी सारी प्रोसीजर्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना बताओ, अब हमें एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, तो हम रिव्यू के अंदर इतनी सारी मेहनत नहीं करेंगे, क्या करेंगे ओनली बताओ, मेनली हम क्या करेंगे, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर ही करेंगे। क्या करेंगे मेनली, बस इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर ही करेंगे। अब देखो ऐसे यहाँ पे बता दिया, इंक्वायरी की डेफिनेशन दे दी और ये बता दिया कि इंक्वायरी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बताओ इंक्वायरी का क्या मतलब है, इंक्वायरी इंक्लूड्स द सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी। इंक्वायरी का क्या मतलब है, नॉलेजेबल पर्सन से विद इन द एंटिटी क्या करना, नॉलेजेबल पर्सन से इन्फॉर्मेशन निकलवाना, यही क्या होती है इंक्वायरी। नॉलेजेबल पर्सन मतलब जैसे मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, या फिर एंटिटी का कोई सीनियर एम्प्लॉई है उनसे इन्फॉर्मेशन लेना इंक्वायरी करके, ये होती है इंक्वायरी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, ऑडिट में और रिव्यू में। ऑडिट में तो क्या होता है, विद इन द एंटिटी भी होता है और आउटसाइड द एंटिटी, कि हम इंक्वायरी विद इन द एंटिटी के लोगों से भी कर सकते हैं और आउटसाइड द एंटिटी के लोगों से भी। लेकिन रिव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम मेहनत होती है तो हम बस विद इन द एंटिटी के लोगों से ही इंक्वायरी करते हैं। फिर देखो दूसरा पॉइंट एकदम ईजी है कि इंक्वायरी असिस्ट द प्रैक्टिशनर इन ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। भाई इंक्वायरी किस में भी हेल्प करती है, आरओएमएम कैलकुलेट करने में। बताओ जो हम आरओएमएम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बिजनेस की, कैसे लेते हैं, इंक्वायरी करके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके, ये करके तो हम करते हैं आरओएमएम कैलकुलेट। और ये सारी बातें मैंने ऐसे 315 में बता रखी हैं। अगर आपको याद नहीं तो आप 315 का रिवीजन देख लेना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा ये स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें क्या होगी, पूरे स्टैंडर्ड्स की बात होगी। क्योंकि एसआरई में कुछ भी नहीं है, एसआरई में क्या है, बस पूरी ऑडिट में जो जो काम किया वही काम करना है, लेकिन बहुत कम मेहनत करनी है, बस मेहनत बहुत कम करनी है। मेनली क्या करना है, बस मेनली हमें इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर ही करनी है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो लास्ट पॉइंट देखो, और क्या करेंगे इंक्वायरी, और देखो इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट द मैनेजमेंट इंटेंट। तो इंक्वायरी क्या है, मैनेजमेंट की इंटेंशन को पता लगाने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये। जैसे कि भाई मैनेजमेंट ने कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया है तो वो मैनेजमेंट ने वही एक्शन क्यों लिया, ये पता लगाने के लिए क्या है, इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी वाली जो प्रोसीजर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस इंक्वायरी करने में पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट अगर कोई एक्शन ले रहा है तो मैनेजमेंट वहाँ पे कोई झोल तो नहीं कर रहा, कोई झोल वगैरह तो नहीं कर रहा, मैनेजमेंट की कोई फ्रॉड की इंटेंशन तो नहीं है। तो ये किससे पता लगा सकते हैं, हम इंक्वायरी करके पता लगा सकते हैं। तो ये बता ये दोनों क्या थी, ये सारी की सारी क्या थी हमारी इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस। तो ये थी इंपॉर्टेंस, ऊपर वाली क्या थी, ये थी इंक्वायरी की मीनिंग। तो ये हो गई इंक्वायरी बस, और ये सारी बातें हमने पहले पढ़ भी रखी हैं। यहाँ पे बस ऐसे ने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब देखो आया एनालिटिकल प्रोसीजर, तो इसमें भी ऐसे ने क्या दे रखी है, मीनिंग दे रखी है और एनालिटिकल प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर होती क्या, देखो क्या होती है, आइडेंटिफाइंग द इनकंसिस्टेंसीज फ्रॉम एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स, वैल्यूज एटसेट्रा।
बताओ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होती है। मैंने आपको ऐसे 520 में एकदम डिटेल में बता रखा है। ऐसे 520 में क्या होती है, ट्रेंड एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके, रीजनेबल टेस्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी का पता लगाना, कि ट्रेंड एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके, रीजनेबल टेस्ट करके क्या करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना और ये पता लगाना कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। बस यही होती है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको एकदम डिटेल में मैंने ऐसे 520 के रिवीजन में बता रखा है। और देखो एनालिटिकल प्रोसीजर में भी, जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ये भी किस में हेल्प करती है, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, मतलब आरओएम कैलकुलेट करने में। और ये बात मैंने आपको ऐसे 315 में बता भी रखी है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करती है, प्रोवाइडिंग द कोरोबरेटिव एविडेंस, मतलब सपोर्टिव एविडेंस। सपोर्टिव एविडेंस है किसको, फॉर इंक्वायरीज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करेगी, जो इंक्वायरी हमने ऑलरेडी कर ली ना उसको सपोर्ट भी करेगी। कैसे, क्या एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, दूसरे लोगों से, और इंक्वायरी करने पे आपको लगा कि किसी पर्टिकुलर आइटम में क्या हो सकती है, आपको इंक्वायरी करने पे लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में गड़बड़ी हो सकती है। और जब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर करी ना तो आपको क्या मिली, आपने जब मान लो ट्रेंड एनालिसिस किया तो आपको उसी आइटम में क्या लगा, उसी आइटम में ज़्यादा कंसिस्टेंसी मिली। मान लो उसी आइटम में क्या मिली, ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी मिली। तो आप क्या बोलोगे, बताओ यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो क्या हो गया, बताओ सपोर्ट हो गया इंक्वायरी को, यहाँ पे तो सपोर्ट मिल गया, क्योंकि इंक्वायरी करने पे भी ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर आइटम में आपको गड़बड़ी लगी। और जैसे आपने एनालिटिकल प्रोसीजर करी तो आपको क्या मिली, उसी आइटम में क्या मिली, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से इनकंसिस्टेंसी मिली। तो बताओ क्या हो गई, हमारी इंक्वायरी को क्या कर दिया, इसने सपोर्ट कर दिया एनालिटिकल प्रोसीजर ने, इसलिए क्या है, सपोर्टिव एविडेंस भी है। अब देखो लास्ट पॉइंट, ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, सर्विंग एज एडिशनल प्रोसीजर व्हेन प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मैटेरियली मिसस्टेटेड। इसका मतलब क्या है, अगर इंक्वायरी करने पर, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करने पर मान लो प्रैक्टिशनर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में बड़ी गलतियां हो सकती हैं, इंक्वायरी करने पर, एनालिटिकल प्रोसीजर करने पर प्रैक्टिशनर को लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में क्या सकती है, बड़ी गलतियां हो सकती हैं, तो ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये जो इंक्वायरी है, ये हम क्या करेंगे, उसी आइटम पे हम क्या करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में वहाँ पे बड़ी गलतियाँ है कि नहीं है। हम दोनों काम करेंगे, दोनों काम, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर भी करेंगे और इंक्वायरी भी करेंगे, इंक्वायरी भी। बस आईसीएस ने क्या गलती करी है, आईसीएस ने जो पॉइंट एडिशनल प्रोसीजर वाला, कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर है सर्विंग एज एडिशनल प्रोसीजर, ये आईसीएस ने सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर में डाला, और ये जो पॉइंट है ये इंक्वायरी वाले में भी आएगा, इंक्वायरी वाले में भी आएगा। अगर इसका मतलब क्या है कि मान लो इंक्वायरी करने पर, एनालिटिकल प्रोसीजर करने पर प्रैक्टिशनर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में बड़ी गलती हो सकती है, लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उस आइटम पे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आइटम पे क्या करेगा, और ज्यादा इंक्वायरी करेगा, और डिटेल में, और ज्यादा क्या करेगा, और ज्यादा क्या करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में वहां पे बड़ी गलती है कि नहीं। ये इस पॉइंट का मतलब है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें आपको क्या याद करना है, ये आपको दोनों याद करने देंगे, पूरे टॉपिक, इंक्वायरी वाला पूरा याद करना रहेगा और एनालिटिकल प्रोसीजर आपको पूरा याद करना रहेगा। और एकदम इजी लैंग्वेज है इसकी, आराम से याद हो जाएगा, ये आपको पूरे लर्न करने। अब देखो दे रखा है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में आप क्या क्या प्रोसीजर्स करोगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ बहुत खतरनाक प्रोसीजर्स बता रखे हैं, एकदम नॉर्मल सी बता रखी है, एकदम नॉर्मल, कि स्पेशल, कि कुछ अगर मान लो स्पेशल सर्कमस्टेंस आ रहे हैं तो इसमें आपको क्या प्रोसीजर्स लगानी है, प्रैक्टिशनर को क्या प्रोसीजर्स करनी है। तो सबसे पहला फ्रॉड एंड नॉन कंप्लाइंस, कि मान लो रिव्यू के दौरान, आपको रिव्यू करने के दौरान प्रैक्टिशनर को फ्रॉड मिल जाते हैं, नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, एक तो आपको क्या करना है, टीसीडब्ल्यूजी को जाके कम्युनिकेट करना है, एक तो ये काम करना है, और दूसरा क्या करना है आपको ये भी देखना है कि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, मतलब टू ए पार्टी आउटसाइड द एंटिटी, मतलब किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी फ्रॉड के बारे में, नॉन कंप्लायंस के बारे में रिपोर्ट करने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये भी आपको देखना रहेगा, प्रैक्टिशनर को ये भी देखना रहेगा। तो क्या क्या करना है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है, और ये भी देखना है कि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इनके बारे में रिपोर्ट करने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। फिर देखो आया रिलेटेड पार्टीज, अगर मान लो रिव्यू के दौरान आपको क्या मिल जाती है, कोई न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, न्यू रिलेटेड पार्टी, तो आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट को जाके बोलना है कि न्यू रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग भी क्या कर दे, इनके रिगार्डिंग क्या कर दे, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज पर एफआरएफ, और डिस्क्लोजर दे दे, इनका प्रॉपर इनकी अकाउंटिंग कर दे, प्रॉपर इनका डिस्क्लोजर दे दे। बस इतना सा काम करना है। याद करो आप ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी वाला, वहाँ पे अगर हमें कोई न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाती है ना, जो कि मैनेजमेंट हमको पहले नहीं बताई थी, तो वहाँ पे तो हम बहुत भयंकर वाली मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो रिव्यू के अंदर अगर हमें कोई न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाती है काम करते वक्त, रिव्यू करते वक्त, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें क्या करना है, हमें मैनेजमेंट को जाके बोलना है कि ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी मिली है, न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इनका भी क्या कर दे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर अकाउंटिंग कर दे, उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दे। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना।
फिर देखो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इवेंट की रिव्यू के दौरान अगर आपको कोई न्यू सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिल जाते हैं, न्यू सब्सिक्वेंट इवेंट, तो आपको क्या करना है, बताओ क्या करना है। अगर मान लो वो एडजस्टिंग इवेंट है तो मैनेजमेंट को बोलना है कि इसका एडजस्टमेंट कर दे, और अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर आपको मिले हैं तो आपको मैनेजमेंट को बोलना है इनका डिस्क्लोजर दे दे, इनका डिस्क्लोजर दे दे। मान लो मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं मैं तो एडजस्टमेंट भी नहीं करूँ अगर एडजस्टिंग है तो, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो मैं डिस्क्लोजर नहीं दूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, मॉडिफाइड कंक्लूजन देना होगा। क्या करना होगा इस केस में, मॉडिफाइड कंक्लूजन देना होगा। बस इतना आता है सब्सिक्वेंट इवेंट में। हाँ, अगर मान लो कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट मिलते हैं, आफ्टर द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट, कि आपने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर दी, रिपोर्ट साइन वगैरह कर दी, उसके बाद कोई मान लो बहुत भयंकर वाला सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाता है बहुत बड़े अमाउंट का, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो हमने ऐसे 560 में पढ़ा था ना, ऐसे 560 में सेम वही काम करना है। अब नेक्स्ट देखो गोइंग कंसर्न। अब देखो गोइंग कंसर्न वाला आपको तभी समझ आएगा जब आपको ऐसे 570 अच्छे से आते हैं, वरना ये पॉइंट आपको समझ आएगा ही नहीं। इसमें ऐसे थोड़ी लैंग्वेज घुमा के लिखी है। तो देखो और क्या करना है, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग अगर मान लो रिव्यू करने के दौरान आपको कुछ ऐसे इवेंट कंडीशन मिल जाते हैं, न्यू इवेंट कंडीशन, जिनसे कि गोइंग कंसर्न पे, एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे क्या आ रहा है, मान लो खतरा आ रहा है, जिनसे कि एंटिटी के गोइंग कंसर्न मान लो खतरा आ रहा है, ऐसे आपको कुछ इवेंट कंडीशन मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये बता रखा है यहाँ पे कि रिव्यू करने के दौरान आपको रिव्यूअर को प्रैक्टिशनर को कुछ ऐसे इवेंट कंडीशन मिल जाते हैं जिससे कि एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे खतरा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, उसे पूछना है कि भाई तूने इनके रिगार्डिंग कुछ प्लान बनाया कि नहीं बनाया, प्लान बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये इंक्वायरी करनी है। और दूसरा क्या पूछना है, अगर मैनेजमेंट ने बोला हाँ मैंने प्लान बनाया है, तो दूसरा पूछना है कि प्लान अच्छे हैं कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। ये दो इंक्वायरी करनी है, बस ये दो इंक्वायरी करनी है। और जैसे इंक्वायरी करोगे ना, फिर आपको क्या करना है, इन इंक्वायरी के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना है। जैसे समझाता हूँ इसको मैं, मान लो आपको पता लगा कि कोई न्यू इवेंट कंडीशन आ रहा है जिससे कि क्या हो रहा है, जिनकी वजह से एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे खतरा आ रहा है। और जैसे आपको पता लगा, आप क्या करने गए, मैनेजमेंट के पास गए इंक्वायरी करने कि भाई तूने प्लान बना रखा है कि नहीं बना रखा, और मैनेजमेंट ने बोल दिया नहीं मैंने तो प्लान नहीं बना रखा और ना ही मैं फ्यूचर में प्लान बनाऊंगा, मान लो मैनेजमेंट ने ऐसा बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे साफ साफ बोल दोगे कि एंटिटी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, इनएप्रोप्रिएट है। अब ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होना, इनएप्रोप्रिएट होना, इनका क्या मतलब है, ये तो आपको ऐसे 570 में ही समझ आएगी, वहाँ पे एकदम डिटेल में मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले जाके वो देखो, ऐसे 570 का रिविजन देखो आप। तो देखो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट तूने प्लान बना रखा है कि नहीं बना रखा। अगर मैनेजमेंट बोला कि मैंने तो प्लान नहीं बना रखा, तो हम क्या बोल देंगे कि एंटिटी जो क्या कर रही है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रही है, ये करके एंटिटी एकदम गलत काम कर रही है, ये हमें पता चल जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन मान लो इंक्वायरी करने पता चला कि मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ भाई मैंने प्लान बना रखा है, तो हम पूछेंगे कि जो तूने प्लान बना रखा है फिजिबल है कि नहीं, ठीक ठाक है, या ऐसे ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, कैसा है, मतलब प्लान ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। मान लो मैनेजमेंट ने बोला कि जो मैंने प्लान बना रखा है नहीं तो बस एकदम ठीक ठाक सही है, तो बताओ इस केस में हम क्या बोलते हैं, याद करो ऐसे 570, इस केस में हम बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न पे क्या है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि गोइंग कंसर्न पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। जब प्लान क्या होता है, जब प्लान ठीक ठाक ही होते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और इस केस में मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। और ये सारी की सारी बातें डिटेल में ऐसे 570 में है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रखी, इसलिए बोलो आपको ऐसे 570 आना ही चाहिए। तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। और याद करो अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देता किसके रिगार्डिंग, मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, तो हम क्या दे देते हैं, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, ये बोल करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बड़ी गलतियां। तो इस तरह से इंक्वायरी करके हमें क्या पता लग जाएगा कि कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मैटेरियली मिसस्टेटेड और नोट, ये हमें पता लग जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी गलतियां हैं या फिर नहीं है। इस तरह से ऐसे नहीं, इन बातों को क्या लिख दिया, यहाँ पे घुमा फिरा के लिख दिया, एकदम डिटेल में नहीं लिखा ऐसे नहीं यहाँ पे। इस कारण से मैंने आपको बोला कि आपको गोइंग कंसर्न आना ही चाहिए। तो ये गोइंग कंसर्न वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ और ये आपको अच्छे से याद भी करना है। लास्ट एकदम ईजी था, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। बताओ ऑडिट में तो हम करते हैं, जैसे कहाँ पे पढ़ते बताओ, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स हम ऐसे 600 के सीरीज में, कि जैसे जो ऑडिटर होता है वो कंपोनेंट ऑडिटर के काम को यूज़ कर लेता है, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर लेता है, एक्सपर्ट के काम को यूज़ कर लेता है। इसी तरह से बोला गया कि जो प्रैक्टिशनर है ये भी क्या कर सकता है, अदर प्रैक्टिशनर और एक्सपर्ट के काम को यूज़ कर सकता है। बस इसे क्या करना है, इसे ये देखना है कि अदर प्रैक्टिशनर ने और एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है वो एडुकेट काम तो करके दिया है ना, बस इतना सा चेक करना और कुछ नहीं करना। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है। उसमें ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो देखो ये जो गोइंग कंसर्न वाला है ना, गोइंग कंसर्न वाला, इस पे तो ऐसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको तो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद करना है। इसकी लैंग्वेज ऐसे किस पे बनाएगा, इस लाइन पे बनाएगा, इस लाइन पे जो दो लाइन है ना कि प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर ऑफ इवेंट कंडीशन, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, तो ध्यान रखना।
और बाकी बाकी पॉइंट्स पे आई से क्या कर सकते हैं, मान लो आई से क्या करेगा, आपको 2-3 केस दे देगा कि मान लो फ्रॉड का दे दिया, रिलेटेड पार्टी का दे दिया, सब्सिक्वेंट इवेंट का, फिर बोलेगा बताओ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में प्रैक्टिशनर क्या प्रोसीजर्स लगाएगा। तो आपको क्या करना है, सारे याद करना है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। फ्रॉड वाले में, रिलेटेड पार्टी में, सब्सिक्वेंट इवेंट में जितना हाईलाइट कर रखना बस उतना आप याद कर लेना। बाकियों में बस अच्छे से कौन सा याद करना है, अच्छे से आपको ये गोइंग कंसर्न वाला आपको याद करना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इजी सा टॉपिक है। देखो क्या नाम है इसका, परफॉर्मिंग द एडिशनल प्रोसीजर्स ऑन बिकमिंग अवेयर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मैटेरियली मिसस्टेटेड। आपने क्या करी बताओ, प्रैक्टिशनर ने इंक्वायरी करी, एनालिटिकल प्रोसीजर करी, इंक्वायरी करने पर, एनालिटिकल प्रोसीजर करने पर प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में क्या हो सकती हैं, बड़ी गलतियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, बड़ी गलतियां हो सकती है। तब उसे क्या करना है, उन्हीं आइटम पे क्या करनी है, उन पर्टिकुलर आइटम पे क्या करनी है, एडिशनल प्रोसीजर्स करनी है। तो एडिशनल क्या करना है, ये यहाँ पे बता रखा है क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करनी है। एडिशनल प्रोसीजर्स में भी देखो क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो क्या करनी है, उस पर्टिकुलर आइटम पे क्या करनी है, एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करनी है। ज़्यादा डिटेल में क्या करना है आपको, उसी पर्टिकुलर आइटम पे क्या करना है आपको, और ज़्यादा इंक्वायरी कर लो, और ज़्यादा क्या कर लो, एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो। लेकिन मान लो आपने क्या करी, एक्स्ट्रा इंक्वायरी करी और डिटेल में क्या करी, और डिटेल में आपने एनालिटिकल प्रोसीजर करी, उसके बाद भी मान लो आपको उस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पा रही, तो बोल दिया गया कि इस केस में आप क्या कर सकते हो, अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स भी कर सकते हो, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मतलब आप इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये प्रोसीजर भी आप कर सकते हो। बस इस केस में बोला गया। मतलब जो रिव्यू होता है ना, इसमें हम मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली तो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर ही करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही स्पेशल केस हो जाए कि हमें किसी आइटम में क्या लग रही है कि यहाँ पे तो बड़ी गलतियां हो सकती हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी सबसे पहले तो ज़्यादा डिटेल में क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। लेकिन ज़्यादा डिटेल में इंक्वायरी करने पर, एनालिटिकल प्रोसीजर करने पर भी मान लो आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पा रही, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं, मतलब रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन वगैरह, इंस्पेक्शन वगैरह फिर हम करते हैं। तो ये होगी एडिशनल प्रोसीजर। लेकिन एडिशनल प्रोसीजर करनी क्यों है, क्यों करनी है, एकदम सिंपल सा, क्यों करनी है, ये पता लगाने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में मैटेरियली मिसस्टेटेड है या फिर नहीं, कि एक्चुअल में मैटेरियली मिसस्टेटेड है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए हम एडिशनल प्रोसीजर करते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ और ये भी काम का टॉपिक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, इवैल्यूएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। इसमें देखो क्या लिखा है, ऑडिटर ये वैलिड, जो प्रैक्टिशनर ये वैलिड करेगा कि क्या इसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गई क्या। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट इन दो टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों टॉपिक एकदम अलग है। जो 5th नंबर टॉपिक है किसकी बात कर रहा है, ये तो उसकी बात करता है कि अगर हमें लग रहा है, हमें इंक्वायरी करने पर, एनालिटिकल प्रोसीजर करने पर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में बड़ी गलती हो सकती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है ये बता रहा था। लेकिन ये 6th पॉइंट क्या बोलता है कि मान लो एक तरह से हमने पूरा रिव्यू कंप्लीट कर लिया और हमें लग रहा है कि रिव्यू के रिगार्डिंग हमें ना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले, कि मुझे तो क्या करना है, मुझे तो थर्ड पार्टी को क्या देनी है, लिमिटेड एश्योरेंस, और आपको लग रहा है कि यार मुझे ना मैंने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं गैदर किया, आपको ऐसा लग रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा ना, ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कर लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले, तो आप क्या कर लो, और ज़्यादा काम कर लो। ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा इंक्वायरी कर लो, ज़्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो। और अगर आपको लग रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, तो आप अदर प्रोसीजर्स करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी आप पे रोक नहीं है, तो आपकी मर्जी है। अगर आप मान लो इंस्पेक्शन करना चाह रहे हो, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस करना चाह रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाह रहे हो, कर सकते हो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बताओ क्यों करेगा वो, बिना बात में ज़्यादा मेहनत, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे क्या ऑप्शनल है ज़्यादा मेहनत करना, इस कारण से रिव्यू के केस में क्या ऑप्शनल है, ज़्यादा मेहनत करना। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, बहुत इजी लैंग्वेज है, एक बार भी पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतना सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हर जगह आ जाता है, क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे इसमें हम, जो प्रैक्टिशनर है क्या करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा लिख करके दे कि तूने तेरी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है, कि भाई तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर एफआरआर बनाए हैं, तूने मुझे सारे के सारे फ्रॉड डिस्क्लोज करे हैं, सारे के सारे नॉन कंप्लायंस बताए जो भी तुझे पता थे, तूने मुझे सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करी है, सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स तूने मुझे बताए हैं, और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट क्या था, एडजस्टिंग इवेंट था तो उसको एडजस्ट किया है, कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट था तो उसका तूने डिस्क्लोजर दिया है। ये सारी बातें लिखवा के लेंगे और बोलेंगे तूने मुझे ये भी लिख करके दे कि तूने मुझे गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये बात भी लिख करके दे। तो ये हो गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको याद करना है और ये भी पढ़ते ही याद होगा, एकदम ईजी है। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये सेम टू सेम कहाँ पे है, सेम ऐसे 580 में मिलेगा, सेम टू सेम, ये सेम टॉपिक का नाम भी और जो आंसर है वो भी एकदम सेम है। देखो क्या है इसका नाम, कि अगर मैनेजमेंट आपको क्या नहीं करता, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, मैनेजमेंट आपको
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाओगे, उसे बोलोगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना तो तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद भी मान लो आपको मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट तो क्या है, एकदम चोर आदमी है, और फिर आप क्या कर लोगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे, मतलब मॉडिफाइड कंक्लूजन दे दोगे। और ये सेम टॉपिक आपको ऐसे 580 में भी मिल जाएगा, ये भी कंप्लीट हुआ। तो देखो इसमें आपको ना कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा याद करना है, लेकिन सब कुछ कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत हार्ड हो। टाइम लगेगा तो बस यहाँ पे लगेगा आपको गोइंग कंसर्न वाले पे, ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज अच्छी है बस इस कारण से, और तो एकदम इजी लैंग्वेज है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, क्या प्रैक्टिशनर कंक्लूजन, कि अब आप क्या कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट बना रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो। बताओ जब हम ऑडिट करते हैं तो हम अपना ओपिनियन देते हैं, क्या अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में भी हम क्या क्या देते हैं, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स या डिस्क्लेमर। यहाँ पे भी हम क्या देंगे, अनमोडिफाइड कंक्लूजन या फिर मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड में क्या, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर कंक्लूजन। और इनकी जो डेफिनेशन है ना एकदम सेम है जो हमने ऐसे 705 में देखी थी, एकदम सेम है, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ये भी एकदम सेम है जो हमने ऐसे 705 में देखा था। याद दिला देता हूं, बताओ हम कब विड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक केस में। हम एक केस में क्या कर सकते हैं, अपनी एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं, कब, जब मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, जब मैनेजमेंट आप पे क्या लगा रहा हो, लिमिटेशन लगा रहा हो, आपके काम पे लिमिटेशन लगा रहा हो, जिसकी वजह से आपको एविडेंस नहीं मिल पा रहे, और जिस मैटर के रिगार्डिंग आपको एविडेंस नहीं मिल पाते, वो मैटर भी क्या होता है, परवेसिव होता है। ओनली उस केस में आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, बस उस केस में। तो एकदम सेम है, ऐसे 705 में एकदम डिटेल में मैंने इसको समझाया है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे ये भी एकदम इजी है, क्या है, फ्रेजेस यूज्ड इन फ्रेमिंग ऑफ कंक्लूजन पैरा। मतलब यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज की। अगर हम क्या करेंगे बताओ, हम जो भी ओपिनियन देंगे, जो भी कंक्लूजन देंगे, अनमोडिफाइड या क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे। तो बताओ लैंग्वेज मैंने आपको कहाँ पे बता रखी है, रिपोर्टिंग चैप्टर में। रिपोर्टिंग चैप्टर में यहाँ पे भी लगभग सेम है, बस एक चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव लैंग्वेज की जगह जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव लैंग्वेज यूज होती है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नेगेटिव लैंग्वेज में। बस इतना सा चेंज होगा, इतना सा चेंज होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ अनमोडिफाइड कंक्लूजन का। अनमोडिफाइड ओपिनियन का याद करो, हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव इट ट्रू एंड फेयर यू। इस तरह से पॉजिटिव लैंग्वेज लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू। और डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर यू, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर यू। इस तरह से घुमा फिरा के लैंग्वेज लिखेंगे, डायरेक्टली पॉजिटिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको रीड करना है, और रीड करते ही एक बार में याद हो जाएगा। अगर आपने रिपोर्टिंग चैप्टर में अगर आपको लैंग्वेज आती है कि क्या लैंग्वेज लिखी जाती है, तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बस एक लाइन आपको चेंज करनी है बस, और सारा का सारा पूरा सेम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिव्यू रिपोर्ट। अब रिव्यू रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, देखो पहले सेम वाले बता देता हूँ जो हम ऑडिट की रिपोर्ट में देखते हैं, जैसे टाइटल हुआ, एड्रेस ही हुआ। देखो और क्या आता है बताओ, ऑडिटर की रिपोर्ट में मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या आता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या आएगी, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ पे क्या आता है, ओपिनियन पैरा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कंक्लूजन पैरा। और वहाँ पे क्या आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैरा। सेम एकदम सेम है ये भी। फिर वहाँ पे क्या था, यूएम होम पैरा, तो यहाँ पे भी यूएम होम पैरा आ गया। प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, सारा का सारा सेम है। अब जो डिफरेंट है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैरा, ये क्या है, ये भी एकदम सेम है, याद करो। ऑडिट की रिपोर्ट में होता है ओपिनियन पैरा, ओपिनियन पैरा होते हैं, मैंने आपको ऐसे 700 में पढ़ाया था ओपिनियन पैरा। इसमें हम क्या लिखते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी वाली बातें लिखते हैं, फॉर्मेलिटी वाली बातें। अगर याद नहीं आ रही तो ऐसे 700 का रिवीजन सुन लेना। फॉर्मेलिटी वाली बातें क्या लिखते हैं हम, कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दी है, कौन सी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है वो बताते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो हम बताते हैं, कौन सी पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है वो बताते हैं। यहाँ पे भी सेम वही बताएंगे, क्या, फॉर्मेलिटी वाली बातें, सारी वही बातें बताएंगे। तो ये पैरा भी एकदम सेम है, बस इसका नाम चेंज कर दिया, क्या, इंट्रोडक्टरी पैरा। फिर देखो एकदम न्यू पैरा, ये पैरा न्यू है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू पैरा, ये आपको याद भी करना है। और एकदम सिंपल है, इसके नाम से क्या पता चलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू, रिव्यू के बारे में हम बताएंगे। क्या बताएंगे इस पैरा में, हम रिव्यू के बारे में बताएंगे कि रिव्यू क्या होता है। बताओ, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें हम इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, और इसके अंदर हम ऑडिट से बहुत कम प्रोसीजर लगाते हैं, ऑडिट के कंपैरिजन में बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं। बस इतना सा बताना है, ये आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैरा, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी आपको याद करना है। क्या, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैरा, कि ये जो आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैरा दोगे, इसके अंदर क्या क्या मैटर डालोगे, क्या क्या मैटर बताओ। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग चैप्टर में कि जो बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैरा होता है, इसमें हम क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं कि किस रीजन से हमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे भी क्या बताएंगे, हम रीजन ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बता रखा कि वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, वो ऐसे नहीं, उसकी थ्योरी दे रखी है, बस थ्योरी दे रखी है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि जो हमने मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया, क्यों दिया है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मिली, अमाउंट में गड़बड़ी मिली। मान लो बैलेंस शीट में पीपी आ रही थी मान लो 12 करोड़ की, एक्चुअल में वो थी, एक्चुअल में थी मान लो 10 करोड़ की,
10 करोड़ की थी, वो मैनेजमेंट वाले कितनी दिखा रहे हैं 12 करोड़ की। तो बताओ यहाँ पे क्या अमाउंट में गड़बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि बताओ क्या गड़बड़ी है, क्या करेंगे हम बेसिस में बताएंगे कि क्या गड़बड़ी है और कितने अमाउंट की गड़बड़ी है, ये बताएंगे हम बेसिस में। बस इतना सा करना, हमें रीजन बताना है। लेकिन मान लो हमें जो गलती मिली कहाँ पे मिली, डिस्क्लोजर में मिली। मान लो मैनेजमेंट ने आधे अधूरे डिस्क्लोजर दे रखे हैं, या फिर मान लो मैनेजमेंट ने जो कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे रखा है उसमें अमाउंट गलत बता रखा है। एक्चुअल में कंटिजेंट लायबिलिटी है 50 लाख की, लेकिन दिखा रहा है कि ओनली 20 लाख की। तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्क्लोजर में गड़बड़ी है और बता देंगे कि गड़बड़ी कैसे है वो बता देंगे। लेकिन मान लो हमने मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया है, क्यों दिया है कि एंटिटी ने कोई डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिस में क्या बताएंगे, हम उस डिस्क्लोजर के बारे में बता देंगे जो कि मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, नोट टू अकाउंट में बताया ही नहीं। इतना सिंपल था। उसके रीजन बता रखे हैं कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन में क्या क्या आ सकता है, रीजन बता रखे हैं। तो ये पॉइंट भी एकदम सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब लास्ट फालतू से डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन लर्न आपको करना पड़ेगा। एसआरई में ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, ये मैंने आपको ऐसे 230 में बता रखा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, प्रोसीजर लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं, और उनसे जो एविडेंस मिले वो डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर एविडेंस के बेस पे हमने जो कंक्लूजन निकाला, जो भी कंक्लूजन पे हम पहुंचे वो कंक्लूजन डॉक्यूमेंट करते हैं। और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिला था हमें, उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे वही करेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म, रिजल्ट ऑब्टेन मतलब एविडेंस ऑब्टेन्ड, और इन एविडेंस के बेस पे जो भी कंक्लूजन पे हम पहुंचे वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे, और सिग्निफिकेंट मैटर्स हम डॉक्यूमेंट कर देंगे। एकदम इजी सा टॉपिक है ये। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एसआरई 2400। अब आ जाओ एसआरई 2410, ये बहुत ईजी है। बताओ एसआरई 2410 कब लगता है, जब ऑडिटर को ही बोल दिया जाए तो क्या कर दे, रिव्यू कर दे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी। कब लगता है एसआरई 2410, जब ऑडिटर को ही बोला जाए रिव्यू करने के लिए, वो भी किसका, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अब इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये क्या होती है, देखो कंप्राइजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शॉर्टर पीरियड देन एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। मान लो एक सीजन प्रैक्टिस को बोला जाए, ऑडिटर को, सॉरी यहाँ पे किसकी बात होती है, यहाँ पे तो ऑडिटर की बात होती है। ऑडिटर को बोला जाए कि तू क्या कर दे, रिव्यू कर दे किसका, हमारे 3 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 6 मंथ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 9 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इस केस में क्या लगेगा, एसआरई 2410 लगेगा इस केस में। और जब अदर देन ऑडिटर को बोला जाए तो क्या लगेगा, एसआरई 2400। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर मान लो अगर 12 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू बोल दिया जाए और ऑडिटर को ही बोल दिया जाए तो क्या लगेगा, क्योंकि बताओ ऑडिटर को बोला जा रहा है, यानी यहाँ पे एसआरई 2400 तो लगेगा नहीं। और क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, 12 मंथ्स का रिव्यू, 12 मंथ्स का रिव्यू तो यहाँ पे कवर ही नहीं है। एसआरई 2410 में तो कौन सा रिव्यू कवर है, ओनली इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आता है कि अगर मान लो सर किसी ऑडिटर को ही 12 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू बोल दिया जाए तो कौन सा एसआरई लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक रीजन बता देता हूँ। पहले तो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी एसआरई नहीं लगे, ना एसआरई 2400 लगेगा, ना ही एसआरई 2410 लगेगा, कोई सा भी नहीं लगेगा। अब इसका रीजन क्या है, वैसे कई सारे रीजन है, एक बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिटर ही क्या कर रहा है, बताओ ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है, वो भी किसका, 12 मंथ्स का। और बताओ ऑडिट भी किसकी होती है, 12 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। ऑडिट भी किसकी होती है, जो हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 12 मंथ्स के कंप्लीट पीरियड के, उन्हीं की ऑडिट होती है। तो बताओ यहाँ पे ऑडिटर को कुछ अलग करना है क्या, कुछ भी अलग नहीं करना उसे तो बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कम मेहनत करनी है, ओनली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करनी है। इस कारण से आईसीए ने इस वाले केस के लिए अलग से कोई एसआरई नहीं निकाला, ये रीजन है। तो कब लगता है एसआरई 2410, जब ऑडिटर को ही बोल दिया जाए तू क्या कर दे, तू रिव्यू कर दे, उस केस में क्या लगता है एसआरई 2410। अब देखो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, लर्न कर लेना, एकदम सिंपल से हैं। ऑब्जेक्टिव बताओ, रिव्यू के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम क्या करते हैं, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। इसमें कभी भी हम रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते, इसमें हम क्या देते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। और इसमें हम ओपिनियन नहीं देते, इसमें हम क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। अपनी रिव्यू रिपोर्ट में क्या देते हैं, बताओ ओपिनियन देते हैं कि नहीं, ओपिनियन नहीं, कंक्लूजन देते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या, वो ऑडिट से डिफर है। क्यों, ऑडिट में तो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम लिमिटेड एश्योरेंस। तो एकदम सिंपल है, तो 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडिटर को ही बोला जा रहा है, ऑडिटर को बोला जा रहा है तो क्या कर दे, हमारा रिव्यू कर दे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हम एक्सेप्टेंस देखेंगे, एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे एसआरई 2410 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंडिपेंडेंट है, तभी तो हम ऑडिट कर रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें देखना ही नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी नहीं है एक्सेप्टेंस वाली। लेकिन 2 काम हमें करने होंगे, प्री कंडीशन एग्री करना वो भी हम करेंगे, और एंगेजमेंट लेटर बनाना वो भी हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं यहाँ पे डाले नहीं वो टॉपिक, सही किया, क्योंकि ये सारे टॉपिक एसआरई 2400 में है। अब बताओ जैसे ही हो जाता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑडिटर को ही बोला गया कि तू क्या कर दे, हमारा रिव्यू कर दे। उसने मान लो एक्सेप्ट कर लिया रिव्यू। अब उसके बाद उसे क्या करना है, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएमएम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम काम,
बताओ यहाँ पे कुछ डिफरेंस है क्या? यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कि यहाँ पे बस किसे बोला जा रहा है? यहाँ पे तो बस ऑडिटर को बोला जा रहा है कि ऑडिटर को बोला जा रहा है तो ही रिव्यू कर दे। SRE 2400 में अदर देन ऑडिटर को बोला जा रहा था तो रिव्यू कर दे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले RMM कैलकुलेट। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे अलग होगी, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, अपडेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे ऑब्टेन वर्ड नहीं लिखा कि ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अपडेट वर्ड लिखा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे हम RMM ना स्टार्टिंग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम RMM को ऑलरेडी कैलकुलेट करी गई RMM को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। क्यों? जैसे मान लो एक CA राम है, मान लो इसने क्या कर रखी है? एक्स लिमिटेड की ऑलरेडी क्या कर रखी है? लास्ट ईयर की ऑडिट भी कर रखी है। तो बताओ जब इसने लास्ट ईयर की ऑडिट करी होगी तो वहाँ पे इसने RMM पहले से कैलकुलेट करी होगी, तो क्या करेगा? उसी RMM को क्या करेगा? बस ये अपडेट करेगा। उसी RMM को क्या करेगा? CA राम अपडेट करेगा। यहाँ पे पूरी RMM वापस से कैलकुलेट नहीं करेगा, उसी को क्या करेगा? अपडेट। कैसे करना ये देखो। पहला पॉइंट, रीडिंग दी डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्किंग पेपर, रीडिंग दी वर्किंग पेपर्स ऑफ लास्ट ईयर ऑडिट। लास्ट ईयर की क्या करेंगे? लास्ट ईयर ऑडिट के वर्किंग पेपर देखेंगे, उससे पता लगाएंगे कि लास्ट ईयर RMM क्या कैलकुलेट करी थी। और क्या देख लेंगे? लास्ट इंटरिम पीरियड का रिव्यू भी देख लेंगे, उसके वर्किंग पेपर्स भी देख लेंगे। लास्ट इंटरिम पीरियड के रिव्यू के वर्किंग पेपर्स भी देख लेंगे। मान लो CA राम ने क्या कर रखा है? Q1 का एक्स लिमिटेड के Q1 का रिव्यू भी कर रखा है, Q1 का रिव्यू भी कर रखा है। अब ये राम लिमिटेड के ये CA राम क्या कर रहा है? अब मान लो क्या कर रहा है? Q2 का रिव्यू करना है। अभी इसे क्या करना है बताओ? CA राम को एक्स लिमिटेड के Q2 का रिव्यू करना है, Q2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना है? रिव्यू करना है। Q2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना है। अब बताओ इसने क्या कर रखी है? लास्ट ईयर की ऑडिट कर रखी है, इसने लास्ट क्वार्टर क्या रिव्यू कर रखा है, तो ये क्या करेगा? उसमें इन्होंने इसने क्या करी थी? लास्ट ईयर की ऑडिट में लास्ट क्वार्टर के रिव्यू में CA राम ने जो RMM कैलकुलेट करी थी ना, उसी को पहले याद करेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले तो ये देखेगा कि मैंने लास्ट ईयर की ऑडिट में और लास्ट क्वार्टर के रिव्यू में क्या RMM कैलकुलेट करी थी। सबसे पहले तो उसी को याद करेगा, फिर क्या करेगा? उसी में क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। तो सबसे पहले पुराना याद कर लिया। और क्या देखेगा? कंसिडरिंग एनी सिग्निफिकेंट रिस्क इन प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। अब इसने देखो क्या कर रखी है? लास्ट ईयर की ऑडिट कर रखी है, तो ये भी देखेगा कि लास्ट ईयर की ऑडिट में कौन कौन से एरियाज में सिग्निफिकेंट रिस्क मिली थी। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब जैसे फ्रॉड रिस्क, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की रिस्क, या फिर ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, उनको देखेगा कि कौन कौन से एरियाज में सिग्निफिकेंट रिस्क थी। ये देख के क्या पता लग जाएगा? इसे पता लग जाएगा कि Q2 में भी क्या है? उन एरियाज में तो क्या होगी? RMM ज़्यादा होगी जिनमें क्या थी? लास्ट ईयर की ऑडिट में सिग्निफिकेंट रिस्क थी। उन आइटम्स में तो क्या होगी? सिग्निफिकेंट रिस्क होगी। मतलब वहाँ पे क्या करेगा CA राम? उन आइटम्स में RMM को ज़्यादा रखेगा। वहाँ पे क्या रखेगा? RMM को ज़्यादा रखेगा। तो देखो अभी तक तो CA राम ने क्या किया है? अभी तक तो CA राम ने पुरानी बात याद करी है। इन पॉइंट्स में तो CA राम ने क्या किया है? पुरानी बात याद करी है कि पहले RMM कितनी थी, ये याद किया इसने। अभी क्या करेगा? अभी से क्या करना? अपडेट करना RMM को, अपडेट करना, उसमें चेंजेस करने। तो कैसे करेगा? देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत लॉजिकल पॉइंट है। कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनी इंटरनल ऑडिट परफॉर्म्ड एंड सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं डिटेल में? अपने इंटरनल ऑडिट चैप्टर में। बताओ ये इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? ये क्या करता है? एंटिटी के कंट्रोल जहाँ पे भी वीक होते हैं ना, तो क्या करता है? उनका सजेशन देता है मैनेजमेंट को कि आप यहाँ पे क्या करो? कंट्रोल्स को इंप्रूव करो। सजेशन देता है कि कैसे इंप्रूव करो, ये सारे सजेशन देता है। तो मान लो ये CA राम क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? एक्स लिमिटेड का रिव्यू कर रहा है। और मान लो एक्स लिमिटेड क्या कराती है? एक्स लिमिटेड की अपनी इंटरनल ऑडिट भी होती है, इस एक्स लिमिटेड की इंटरनल ऑडिट भी होती है। तो मान लो इंटरनल ऑडिटर ने एक्स लिमिटेड को कुछ सजेशन दिए थे, तो CA राम देखेगा क्या इस मैनेजमेंट ने, क्या एक्स लिमिटेड के मैनेजमेंट ने कुछ कंट्रोल्स लगाए, क्या इंप्रूवमेंट किए, क्या जो इंटरनल ऑडिटर ने जो सजेशन दिए थे उनको इंप्लीमेंट किया या फिर नहीं किया, ये देखेगा। अगर मान लो मैनेजमेंट ने कुछ कंट्रोल्स लगा दिए हों सजेशन को मान करके, तो क्या हो जाएगी बताओ? कंट्रोल्स अच्छे हो जाएंगे। कंट्रोल्स अच्छे हो गए तो क्या हो जाएगी? हमारी कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी। अब बताओ जो कंट्रोल रिस्क कम हो गई तो RMM भी क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी। इस तरह से क्या होगी? RMM अपडेट हो जाएगी इस तरह से। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट एकदम इजी सा है, क्या? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। और क्या करेगा बताओ CA राम? क्या करेगा? मैनेजमेंट से अब इंक्वायरी करेगा। किन किन के रिगार्डिंग? आप देखो इंक्वायरी करेगा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में कोई चेंजेस हुआ है क्या। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट क्वार्टर जब CA राम लास्ट क्वार्टर जब एक्स लिमिटेड का Q1 का रिव्यू किया था ना, उस टाइम पे मान लो एक्स लिमिटेड ओनली 1 प्रोडक्ट में डील करती थी, ओनली 1 प्रोडक्ट में। लेकिन मान लो Q2 में ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये 2 प्रोडक्ट्स में डील करने लगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्या होगी? इनहेरेंट रिस्क क्या होगी बताओ? बढ़ जाएगी। और जैसे ही इनहेरेंट रिस्क बढ़ गई तो बताओ क्या होगा? इससे क्या होगा बताओ? RMM भी क्या होगी? RMM भी बढ़ जाएगी। क्यों? RMM कैसे कैलकुलेट होती है? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। इस तरह से क्या हो जाएगी? हमारी RMM अपडेट हो जाएगी इस तरह से।
नेक्स्ट देखो, ये तो एकदम इजी सा लिखा है। और क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि भैया आपने अपने कंट्रोल्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करे हैं क्या, कंट्रोल्स को इंप्रूव किया है क्या। अगर कंट्रोल्स इंप्रूव हो गए तो बताओ क्या होगा, कंट्रोल्स इंप्रूव हो गए तो कंट्रोल रिस्क कम होगी, यानी आरएमएम कम हो जाएगी, इस तरह से। और क्या पूछेगा, इंक्वायरी करेगा अबाउट द प्रोसेस बाय विच इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड। मतलब सीए राम पूछेगा कि आपने जो क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बताओ सीए राम क्या कर रहा है, अभी क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहा है। तो ये पूछेगा कि आपने जो अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किससे बनवाए हैं, आपने खुद ने बनाए हैं या किसी बीकॉम पास बंदे से बनवाए हैं या किसी सीए से बनवाए हैं। मान लो मैनेजमेंट ने खुद नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्या होगी, रिस्क ज़्यादा होगी। लेकिन मैनेजमेंट ने मान लो जो क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसी सीए से बनवाए हैं तो क्या होगी, यहाँ पे रिस्क कम होगी। इस तरह से क्या कर लेगा, बताओ सीए राम क्या कर लेगा, जो सीए राम जो प्रैक्टिशनर है, ऑडिटर है, क्या कर लेगा, अपनी आरएमएम को क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। वो बताओ जैसे ही आरएमएम अपडेट हो गई, जैसे ही क्या हो गई, आरएमएम अपडेट हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, आरएमएम जैसे कैलकुलेट हो गई, अपडेट हो गई, क्या करेंगे, मैटेरियलिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेम वही काम, मैटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कितने पॉइंट याद करने हैं, 5 पॉइंट्स याद कर लेना, 5 पॉइंट्स आप याद कर लेना कोई भी, ठीक है, रीड सारे कर लेना, याद आपको 5 पॉइंट्स करने। एक चीज और बता देता हूँ, एसआरई 2410 में जो सीए रिव्यू करता है ना, क्योंकि ऑडिटर ही रिव्यू करता है, ऑडिटर ही क्या करता है बताओ, ऑडिटर ही रिव्यू करता है इसके अंदर। इस कारण से यहाँ पे जो ऑडिटर रिव्यू करे उसे क्या बोल दिया जाता है, ऑडिटर भी बोल दिया जाता है या फिर प्रैक्टिशनर भी। रिव्यू करने वाले को प्रैक्टिशनर भी बोल दिया जाता है या फिर ऑडिटर भी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बताओ हमने क्या कर लिया, आरएमएम कैलकुलेट कर ली, अपडेट कर ली और मैटेरियलिटी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। बताओ क्या करेंगे, सेम काम ही तो करेंगे। मैंने बताया ना एसआरई 2400 में 2410 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम सेम है, बट एक ही डिफरेंस है, वो क्या कि 2410 में तो ऑडिटर ही रिव्यू करता है और एसआरई 2400 में अदर देन ऑडिटर क्या करता है, रिव्यू करता है, अदर देन ऑडिटर रिव्यू करते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक था ना, बस ये स्पेशल था क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ही क्या कर रहा है बताओ, एसआरई 2410 में क्योंकि ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है तो यहाँ पे इसको पूरी आरएमएम कैलकुलेट नहीं करनी, से बस क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो ये जो टॉपिक है एकदम लॉजिकल है। अब जितने भी टॉपिक आएंगे एकदम फालतू क्या है, इसमें आईसी ने गड़बड़ी करी, कैसे देखो। अब हम क्या करेंगे बताओ, हमने आरएमएम कैलकुलेट कर ली, मैटेरियलिटी कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर्स लगानी है एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। क्या लगाएंगे, वही काम, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, यही करेंगे मेन, यही करेंगे। अब बताओ आईसी ने देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये बता दिया कि इंक्वायरी किस किस रिगार्डिंग करेंगे। एसआरई 2400 में आईसीआई ने क्या बता दी थी, एसआरई 2400 में तो आईसीआई ने इंक्वायरी की डेफिनेशन बता दी थी और इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस, लेकिन ये नहीं बताया था कि इंक्वायरी किस किस रिगार्डिंग करेंगे। उसका टॉपिक आईसीआई ने यहाँ पे डाल दिया। अगर आईसीआई चाहता तो इस टॉपिक को आईसीआई क्या कर सकता था, एसआरई 2400 में डाल सकता था, लेकिन आईसीआई को क्या करना था, दोनों एसआरई की लेंथ बराबर रखनी थी। तो आईसीआई ने कुछ टॉपिक तो यहाँ पे डाल दिए, कुछ एसआरई 2400 में। तो देखो क्या क्या इंक्वायरी करेंगे, एकदम ईजी से पॉइंट है, ये बहुत सारी इंक्वायरी करेंगे। आईसीआई ने कुछ पॉइंट बता रखे यहाँ पे 10-12। तो देखो पहले पूछेंगे मैनेजमेंट से कि तुमने जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ तो बनाई है ना, ये पूछेंगे। फिर पूछेंगे जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या तुमने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज में अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस किए हैं क्या। भाई जो तुमने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो इसमें कुछ चेंजेस किया क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज में, वो अगर चेंजेस किए हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया क्या, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया क्या, उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दिया क्या एज पर एफआरएफ, ये पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा। और क्या पूछेगा, और ये पूछ लेगा कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ बड़ी गलतियां हैं क्या जो तुमने अभी तक सही नहीं करी, मैनेजमेंट से पूछ लेगा। और बोलेगा अगर ऐसी कुछ गलतियां हैं तो उनको सही करो। लेकिन मान लो मैनेजमेंट सही नहीं करता तो हम क्या करेंगे, फिर मॉडिफाइड कंक्लूजन दे देंगे। इस तरह से इंक्वायरी करेगा। और क्या पूछेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा आपको किसी फ्रॉड की नॉन कंप्लायंस की नॉलेज है क्या, ये पूछ लेगा। किसी फ्रॉड के बारे में नॉन कंप्लायंस के बारे में पता है क्या, अगर पता है तो मुझे बता दो। और जैसे मान लो मैनेजमेंट इसको बता देगा तो बताओ क्या करेगा, ये क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके कम्युनिकेट करेगा और देखेगा कि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताने की मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वही चीज यहां पे भी करेगा। और क्या करेगा, और क्या इंक्वायरी करेगा, पूछेगा कि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंजेस हुए हैं क्या। कि मान लो लास्ट क्वार्टर आपकी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी थी मान लो 20 लाख की, तो ऐसा तो नहीं कि वो 30 लाख की हो गई हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप अपने डिस्क्लोजर में इसको चेंजेस करो, क्या करो, डिस्क्लोजर में एडजस्टमेंट करो, ये बोलेगा। और क्या इंक्वायरी करेगा कि सिग्निफिकेंट एजम्पशंस क्या ली, भाई आपने जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए, मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी या कुछ भी यूजफुल लाइफ वगैरह ली, तो उसमें एजम्पशंस क्या ली और वो एजम्पशन रीजनेबल ली कि नहीं ली, रीजनेबल है कि नहीं, ये पूछेगा। और ये भी पूछ लेगा कि इन एजम्पशंस का आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया। याद करो ऐसे 540 में अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला मैंने क्या बताया था कि मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो उन्होंने एजम्पशंस लिए, क्या क्या एजम्पशंस लिए है उनका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑडिटर है, जो प्रैक्टिशनर है, वो क्या कर लेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा कि भाई आपने क्या क्या एजम्पशंस ली
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग वो एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं और उनके डिस्क्लोजर दिए कि नहीं, इस तरह से इंक्वायरी कर लेगा। और क्या इंक्वायरी करेगा, एकदम सिंपल सा, कि जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ आपने ट्रांजेक्शन करी उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग तो कर दी ना, प्रॉपर डिस्क्लोजर तो दे दी ना एज पर एफआरएफ, एज पर एएस इंड एस आपने प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर तो दे दी ना रिलेटेड पार्टी के, इस तरह से इंक्वायरी करेगा। और क्या इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट से पूछेगा क्या आपने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई तो कर ली ना, सारे के सारे, चाहिए वो एडजस्टिंग इवेंट हो नॉन एडजस्टिंग, और एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट तो कर दिया ना, नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोजर तो दे दिया ना, इस तरह से पूछ लेगा। और क्या इंक्वायरी करेगा, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर लेगा। बस ये हो गया इंक्वायरी वाला टॉपिक भी। अगर इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ रिव्यू के अंदर एक जो ऑडिटर है या प्रैक्टिशनर है वो क्या क्या इंक्वायरी करेगा, क्या क्या इंक्वायरी करेगा, ऐसा पूछ ले क्या क्या इंक्वायरी करेगा, तो आपको ये वाला टॉपिक लिखना देगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि इंक्वायरी की इंपोर्टेंस क्या है, तो आपको SRE 2400 वाला टॉपिक लिखना है। तो इसमें कितने पॉइंट याद करने हैं, वही आप 5 पॉइंट्स याद कर लेना, लेकिन रीड सारे करने हैं, रीड सारे के सारे करने, गलती से भी स्किप मत कर देना, MCQ में ऐसे पूछ लेता कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया इंक्वायरी। और बताओ और क्या करते हैं हम रिव्यू के अंदर, और क्या करते हैं इंक्वायरी के अलावा, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो इसमें देखो ऐसे ने कुछ नहीं करा, बस नाम लिख दिया, ये सही किया, एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा। और एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में डिटेल में ऐसे ने काम बता दिया SRE 2400 में। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट एकदम लॉजिकल पॉइंट है, क्या लिखा है, क्या करेगा, रीडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या करेगा, जो भी मीटिंग्स होती है उनकी जो मिनट्स बनती है उनको रीड कर लेगा। शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती है, उनमें क्या होता है, बड़े बड़े मैटर्स डिस्कस होते हैं। तो क्या हो सकता है, देखो जब यहाँ पे ऑडिटर ने, प्रैक्टिशनर ने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, तो हो सकता है मैनेजमेंट कुछ बातें छुपा ले। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा था इसने कि भाई तूने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कर लिए क्या, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट इसको बता ही नहीं, झूठ बोल दे। तो ये मीटिंग पढ़ करके, जो मिनट्स है, मिनट्स को रीड करके हमें ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट पता लग सकते हैं जो कि मैनेजमेंट ने हमसे पहले छुपा लिए थे इंक्वायरी के टाइम पे। इसलिए हम क्या करेंगे, मिनट्स को भी रीड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मिनट्स भी रीड कर लेंगे, क्योंकि जो मीटिंग्स होती है ना इनकी क्या बनती है, मिनट्स बनती है, मतलब सारी बातें लिखी जाती है इसमें, मिनट्स के अंदर सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, सारी की सारी लिखी जाती है। तो ये हम रीड कर लेंगे। और इससे ये भी क्या होता है, ये हमारे एक इंक्वायरी का पार्टी होता है, इंक्वायरी का पार्टी माना जाता है। मिनट्स को रीड करना, मिनट्स को रीड करना इंक्वायरी प्रोसीजर का ही पार्ट है। तो ये भी एकदम लॉजिकल पॉइंट है, एकदम सिंपल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये एकदम लॉजिकल है, और ये क्या आएगा, ये SRE 2410 का ही पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, SRE 2410 का, क्या लिखा हुआ है, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मैटर्स गिविंग राइट टू मॉडिफिकेशन एट द टाइम ऑफ प्रीवियस ऑडिट और रिव्यूज। अब बताओ SRE 2410 में क्या होता है डिफरेंस, ऑडिटर ही क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, ऑडिटरी रिव्यू। मान लो इस ऑडिटर ने लास्ट ईयर के ऑडिट में क्या दिया था, किसी मैटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, क्या दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन। या मान लो लास्ट क्वार्टर के रूम में, ध्यान सुनना, लास्ट क्वार्टर के रूम में इसने क्या दिया था, किसी मैटर पे मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया था। तो इसको क्या करना है, इस ऑडिटर को, इस प्रैक्टिशनर को क्या करना है, करंट क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 2 में भी इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, इस मैटर पे क्या करना है, इस मैटर को अच्छे से चेक करना है और देखना है कि इस मैटर में अभी भी बड़ी गलतियां हैं कि नहीं है, अच्छे से चेक करना है। कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मैटर्स, इस मैटर को तो अच्छे से चेक करना है कि इस मैटर में अभी भी बड़ी गलतियां हैं कि नहीं है, बस इतना था। फिर देखो एकदम फालतू पॉइंट है ये देखो, रीडिंग द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड कंसीडरिंग वेदर एज पर एप्लीकेबल FRF। ये भी एकदम सिंपल सा पॉइंट लिखा है कि क्या कर लेगा, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, मतलब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर लेगा और देख लेगा एज पर एप्लीकेबल FRF से ना। जैसे इंक्वायरी में तो क्या करा था, बस मैनेजमेंट से पूछा था। जैसे एग्जाम्पल लूँ, मैनेजमेंट से इसने पूछा, इंक्वायरी करी कि आपने अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्ली अकाउंटिंग तो कर दी ना, प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर तो दे दिए ना। अब बताओ मैनेजमेंट तो झूठ भी बोल देगा, हाँ भी मैंने सारे डिस्क्लोजर दे दिए। तो आपको क्या करना है, एक बार रीड करके देख भी लेना है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर अकाउंटिंग तो कर दी ना और सारे डिस्क्लोजर तो दे दी ना, इस तरह से बस ये आपको करना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो, ये टॉपिक भी। इसमें आपको क्या क्या याद करना है, इंक्वायरी वाला, अगर ऐसे क्या करता है, मान लो इंक्वायरी वाला टॉपिक ऐसे अलग से पूछता है तो आपको 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो आपसे ऐसे प्रोसीजर्स पूछ लेता है कि SRE 2410 में ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर्स करेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इंक्वायरी, फिर इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स लिख देना, फिर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, और इन 4 में से भी आप कुछ 2-3 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, रीड सारे कर लेना। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक एकदम सेम है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सेम टू सेम वही पॉइंट है जो भी हमने SRE 2400 में देखे, कि जो ऑडिटर है वो बोलेगा मैनेजमेंट को लिख करके दे कि तूने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम फुलफिल तो करी है ना, तूने यानी जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल FRF तो बनाई ना, तूने मुझे सारे के सारे फ्रॉड तो डिस्क्लोज कर देना, तूने मुझे सारे के सारे नॉन कंप्लायंस जो कि तेरे को पता थे सारे के सारे डिस्क्लोज तो कर देना, तूने मुझे सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट तो डिस्क्लोज कर देना, तूने मुझे सारी की सारी रिलेटेड पार्टी तो डिस्क्लोज कर देना। ऐसे वही सेम पॉइंट है, ये भी आपको याद करना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन, ये भी पॉइंट एकदम लॉजिकल है, लेकिन ये पॉइंट अगर ऐसे ही चाहता तो इसको भी ऐसे आराम से SRE 2400 में डाल सकता था, लेकिन ऐसे को क्या करना था, दोनों SRE का बराबर लेंथ रखनी थी दोनों की। नहीं तो क्या होता, मान लो ऐसे क्या करते, सारे के सारे टॉपिक SRE 2400 में डाल देता तो SRE 2410 में तो कोई टॉपिक आता ही नहीं। अब देखो कम्युनिकेशन में क्या बोलता है कि अगर मान लो रिव्यू करने के दौरान, ऑडिटर को रिव्यू करने के दौरान इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या मिल जाती है, मान लो बड़ी गलतियां मिल जाती, क्या मिल जाती है, बड़ी गलतियां। तो बताओ हम क्या करेंगे, बताओ क्या करते हैं, याद करो ऑडिट में हम क्या करते हैं। अगर हमको ऑडिट करने के दौरान बड़ी गलतियां मिलती है तो हम क्या करते हैं, क्या हम डायरेक्टली मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं क्या,
कि हम डायरेक्टली बताओ मॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, पहले मैनेजमेंट के पास जाके बोलते हैं कि ये बड़ी गलती है, इनको सही कर दे। वो सही नहीं करता तो TCWG के पास आते हैं, वो भी सही नहीं करता तो मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। अगर हमें क्या लगता है कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बड़ी गलती है, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे। मैनेजमेंट सही नहीं करता तो TCWG को बोलेंगे। TCWG भी सही नहीं करता तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर कंसिडर करेगा कि मैं क्या करूं, या तो मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई कंक्लूजन दूंगा, या फिर क्या करूंगा, विड्रॉ करूंगा रिव्यू से और ऑडिट से, दोनों से क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है तो विड्रॉ करेगा तो दोनों से करेगा। अब देखो, अगर मान लो क्या होती है, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बड़ी गलती होती है तो पहले हम मैनेजमेंट को बोलेंगे, वो सही नहीं करता, TCWG को बोलेंगे, वो भी सही नहीं करता, तो यहाँ पे हम या तो मॉडिफाइड कंक्लूजन देंगे या फिर विड्रॉ करेंगे। अब मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देना है, विड्रॉ कब करना है, ये ऐसे नहीं अलग टॉपिक में बताया। देखो अलग टॉपिक में, इसमें ऐसे नहीं बताया। सबसे पहला कि अगर मान लो आपको क्या मिलती है, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बड़ी गलतियां मिलती हैं और इसको अगर कोई सही नहीं करता, ना मैनेजमेंट के लोग ना TCWG के लोग, तो इस केस में तो आपको क्या करना है, इस केस में तो आपको मॉडिफाई ही करना है रिपोर्ट। क्या करना है, मतलब आपको क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन देना है, यहाँ पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ तो हम एक केस में कर सकते हैं, याद करो ऑडिट में बताया था मैंने आपको, ऐसे 705 में बताया था कब विड्रॉ कर सकते हो, जब मैनेजमेंट आप पे लिमिटेशन लगा रहा हो, उसकी वजह से आपको एविडेंस नहीं मिलते और जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिलते वो मैटर क्या है, परवेसिव हो, तब भी आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी गलतियां मिली हैं, एविडेंस मिल गए और अगर कोई सही नहीं करा तो इस केस में तो आप क्या करते हो, मॉडिफाइड कंक्लूजन नहीं देते हो। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो, एकदम ईजी है। फिर देखो नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑन स्कोप। अब ये भी क्या एकदम सेम टॉपिक है जो हमने ऐसे 705 में देखा था, वही विड्रॉ वाला टॉपिक, लेकिन देखो अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा सेम है जैसे 705। इसका रीजन ये है क्योंकि ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या कर दी, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, बातें एकदम सेम लिखी, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। तो इसको समझाने के लिए इसको मैं आपको एक बार थोड़ा कंसेप्ट बुक से समझा देता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स पे आ जाओ। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखो ये है हमारा लिमिटेशन ऑन स्कोप बाय मैनेजमेंट। सबसे पहला इम्पोज बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट टांग अड़ा रहा है, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है तो क्या होगा, तो एक बार एग्जांपल से देखो क्या होता है, याद हो रहा है 705। अगर मैनेजमेंट टांगे अड़ाता है, उसकी वजह से अगर हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते, मैनेजमेंट की टांगे अड़ाने की वजह से अगर हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते और जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिलते, अगर मान लो वो क्या होता है, वो मैटर परवेसिव नहीं होता, तो उस केस में हम विड्रॉ नहीं करते, उसमें तो हम क्या देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो इसी तरह से रिव्यू के केस में भी हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड कंक्लूजन देंगे। लेकिन बताओ मैनेजमेंट की टांगे अड़ाने की वजह से अगर हमें ऐसे मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिलते जो कि क्या हो, परवेसिव हो, तो बताओ हम क्या करते हैं, इस केस में हम विड्रॉ कर सकते हैं, इस केस में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम विड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है, रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डालना पड़ता है, और अगर हम रिव्यू करें तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन डालना पड़ता है। बस ये पूरा करेक्ट है कि अगर मैनेजमेंट टांगे डाल रहा है और जिस मैटर के मैनेजमेंट के टांगे डालने की वजह से जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिल रहे, अगर वो मैटर परवेसिव होता ना, तो उस केस में हम आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, आराम से। लेकिन अगर हम किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम विड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें पहले रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी और उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो देखो ऐसे ने क्या लैंग्वेज लिखी, ऐसे ने बोला कि अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, टांगे डाल रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है और ये लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट लगा रहा है, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना। लेकिन एंगेजमेंट को, रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद लगा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट से जाकर रिक्वेस्ट करनी है, TCWG से रिक्वेस्ट करनी है कि लिमिटेशन हटा दे। लेकिन अगर ये अभी भी लिमिटेशन नहीं हटाते तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि पॉसिबिलिटी टू विड्रॉ फॉर रिव्यू एंड ऑडिट, कि विड्रॉ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बताओ कब कर सकते हैं विड्रॉ हम, ओनली जब परवेसिव इंपैक्ट हो तभी विड्रॉ कर सकते हैं। जब परवेसिव इंपैक्ट नहीं है, जिस मैटर के रिगार्डिंग हमें एविडेंस नहीं मिल रहे और उसका परवेसिव इंपैक्ट नहीं है, तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बात है, इसने घुमा के लिख दी। और दूसरा क्या लिखा, ये भी दिखेगा कि वेदर रिक्वायरमेंट टू इश्यू रिपोर्ट फॉर विड्रॉ, जैसे लिखा है मैंडेटरी लिस्टेड एंटिटी, कि अगर आप क्या कर रहे हो, लिस्टेड एंटिटी की क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में तो आपको पहले रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, चाहे इंपैक्ट क्या है, परवेसिव भी है। आप कब कर सकते हो विड्रॉ, पहले आपको रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, उसमें भी क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो ये था पूरा टॉपिक। अब इसमें एक टॉपिक हो रहा है, ये भी यहाँ से बता देता हूँ, अदर लिमिटेशन, कि हमें एविडेंस नहीं मिल रही लेकिन मैनेजमेंट टांगे नहीं डाला, मैनेजमेंट तो अच्छा आदमी है, वो तो बेचारा टांगे नहीं डाला, वो लिमिटेशन नहीं लगा रहा, लेकिन कोई दूसरी वजह से हमें एविडेंस नहीं मिल रही। एग्जाम्पल लूँ, मान लो एक्स लिमिटेड में क्या होता है, इस एंटिटी में आग लग गई थी, बहुत भयंकर आग लगने की वजह से क्या हो गया था, कुछ डॉक्यूमेंट जल गए थे और डॉक्यूमेंट जलने की वजह से हमें एविडेंस नहीं मिल पा रहे। अब बताओ जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिल पा रहे, अगर मान लो मैटर क्या है, परवेसिव नहीं है, तो हम क्या देंगे, यहाँ पे क्वालिफाइड कंक्लूजन देंगे। लेकिन मान लो
डॉक्यूमेंट जलने की वजह से हमें क्या नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिले, और जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिले, अगर वो मान लो क्या वो मैटर परवेसिव है, तो इस केस में अब हम विड्रॉ नहीं कर सकते। इस केस में बस हम डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दे सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ तो एक केस में कर सकते हैं जब मैनेजमेंट आगे डाल रहा हो, मैनेजमेंट आगे डाल रहा हो और उसकी वजह से जो एविडेंस नहीं मिलते वो कैसे आए, वो परवेसिव इंपैक्ट है उनका, परवेसिव इंपैक्ट, तो हम विड्रॉ कर सकते हैं बस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। ये अदर केस वाला बस एकदम स्पीड से रीड करना है, ये आपको याद करना है। अब देखो नेक्स्ट अपना गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। यहाँ पे किसकी बात करी है, यहाँ पे आईसी ने डिटेल में बात कर ली कि मैटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। जैसे एसआरडी 2400 में तो क्या बताया था कि अगर आपको कोई इवेंट कंडीशन मिल जाते तो क्या करना है, यहाँ पे बता दिया कि मैटेरियल अनसर्टेनिटी मिल जाती तो क्या करना है। और ये सेम टॉपिक ऐसे क्या कर सकता था, एसआरडी 2400 में भी डाल सकता था, लेकिन ऐसे को क्या करना था, एसआरडी 2410 को बड़ा बनाना था। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक डाल दिया कि गोइंग कंसर्न में हमें क्या मिल जाती है, अगर रिव्यू करने के दौरान क्या मिल जाती है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी मिल जाती है। और मैनेजमेंट क्या करता है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग सारे के सारे डिस्क्लोजर दे देता है। तो बताओ हम क्या करते हैं, याद करो ऑडिट में हम क्या देते हैं, मुर्ग पैरा देते हैं। कौन सा, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा देते हैं, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मुर्ग पैरा नहीं देंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे यूएम पैरा देंगे। यहाँ पे देखो कभी भी रिव्यू की रिपोर्ट में ना गोइंग कंसर्न पैरा और की ऑडिट मैटर पैरा नहीं आता चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अपनी रिव्यू रिपोर्ट होती है ना, इसमें कभी भी क्या नहीं आता, गोइंग कंसर्न पैरा और की ऑडिट मैटर पैरा नहीं आता। देखो ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, इसमें देखो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ गोइंग कंसर्न पैरा और की ऑडिट मैटर पैरा। तो आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, गलती से भी यहाँ पे गोइंग कंसर्न पैरा और की ऑडिट मैटर पैरा नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। रिव्यू रिपोर्ट में कभी भी गोइंग कंसर्न पैरा और की ऑडिट मैटर पैरा नहीं आते। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, जब मान लो क्या है गोइंग कंसर्न पे क्या है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे देता है, तो हम क्या देंगे, यूएम पैरा देंगे, हम क्या देंगे, यूएम पैरा देंगे। लेकिन मान लो गोइंग कंसर्न पे क्या है, एमयू एग्जिस्ट करती है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैनेजमेंट एमयू के रिगार्डिंग, मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग कोई डिस्क्लोजर नहीं देता। तो बताओ हम क्या करते हैं, ऑडिट में हम क्या देते हैं, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन देंगे। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ईजी, इसमें बस कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम मुर्ग पैरा नहीं देते, क्या देते हैं, यूएम पैरा देते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट आता है स्टूडेंट को, क्या डाउट आता है, यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है कि अगर मैनेजमेंट क्या करता है, एडुकेट डिस्क्लोजर दे देता है, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग यूएम पैरा। तो स्टूडेंट को लगता है सर यहाँ पे तो क्या दे दिया, देखो हमने मॉडिफाई कंक्लूजन दे दिया, तो यहाँ पे मॉडिफाई कंक्लूजन क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाई रिव्यू रिपोर्ट का मतलब मॉडिफाइड कंक्लूजन नहीं है। मॉडिफाइड कंक्लूजन और मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट दोनों एकदम अलग अलग हैं, दोनों एकदम अलग हैं। मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट चाहे ऑडिट की रिपोर्ट हो, रिव्यू की रिपोर्ट हो, वो मॉडिफाइड कब हो जाती है, जब हम कोई भी पैरा डाल दे, चाहे हम यूएम पैरा डाल दे, हम ओम पैरा डाल दे, हम गोइंग कंसर्न पैरा दे दे, हम की ऑडिट मैटर पैरा दे दे, या हम क्या दे रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। तो इन सबसे क्या हो जाती है, एक रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे बताओ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यूएम पैरा दे रहे हैं। तो यूएम पैरा के कारण क्या हो गई, रिव्यू रिपोर्ट मॉडिफाइड हो गई, ये है इसका मतलब। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कंक्लूजन को मॉडिफाई करें, कंक्लूजन मॉडिफाइड नहीं दे रहे, कंक्लूजन तो हम अनमॉडिफाइड ही देंगे, अनमॉडिफाइड ही देंगे। क्यों, मैनेजमेंट देखो एडिकेट डिस्क्लोजर दे रहा है, कंक्लूजन तो हम अनमॉडिफाइड ही देंगे, लेकिन क्योंकि हमने यूएम पैरा डाल दिया ना, तो इससे रिपोर्ट क्या हो गई, रिपोर्ट मॉडिफाइड हो गई, इससे रिपोर्ट मॉडिफाइड हो गई। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एकदम ईजी था, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन। एकदम ईजी था, आप बोलोगे सर ये क्या गया, कुछ भी नहीं है, ये हमारी अदर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है जो हम ऐसे 720 में पढ़ते हैं। एकदम ईजी था। बताओ ऐसे 720 में मैंने आपको बताया था, अगर आपने रिवीजन देख रखा है तो, कि अदर इन्फॉर्मेशन पे सीए कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देता। क्यों, सीए का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, तो अदर इन्फॉर्मेशन पे नहीं देता। बस उसको तो रीड करना होता है, अदर इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना होता है, ये पता लगाना होता है कि इस अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑडिटर है, जो रिव्यू कर रहा है, वो क्या करेगा, रीड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को और देखेगा इसमें कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। अगर इसे कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल जाती है, लेकिन वो कहाँ पे मिलती है, मान लो ये मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी से कहाँ पे मिलती है, इंट्रीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मिलती है। मान लो ये क्या कर रहा था, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा था और इसे पता लगा कि गलती अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं है, गलती तो कहाँ पे है, क्वार्टर 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमारे एग्जांपल पे आओ, कहाँ पे, क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, मतलब इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में गलती है। तो बताओ हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास, वो बोलेंगे इस गलती को सही कर दे। वो मान लो मैनेजमेंट भी सही नहीं करता ना, टीसीडब्ल्यूजी सही करता, तो हम क्या कर देंगे, कंसिडर द इम्प्लीकेशन फॉर रिव्यू रिपोर्ट। यहाँ पे हम क्या देंगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन देंगे। क्या देंगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन।
क्यों? क्योंकि गलती कहाँ पे है बताओ? इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में गलती मिल रही है हमें, अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं। कहाँ पे? इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। तो हम क्या करेंगे इस केस में? अगर मान लो ये गलती सही नहीं होती तो हम क्या देंगे? मॉडिफाइड कंक्लूजन। लेकिन मान लो अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करने पर, ध्यान से सुनना, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करने पर हमें मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है। क्या मिल जाती है? मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी। लेकिन कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है हमें? अदर इन्फॉर्मेशन में। कहाँ पे? अदर इन्फॉर्मेशन में। तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन में जो गलतियां हैं उनको सही कर दे। मैनेजमेंट मना कर देता है तो बताओ हम क्या करते हैं? याद करो, ऑडिट में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अदर इन्फॉर्मेशन पैरा दे देते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में ये बात बता देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे एडिशनल पैरा इन रिव्यू रिपोर्ट। क्या डाल देंगे? अदर इन्फॉर्मेशन पैरा डाल देंगे यहाँ पे भी। और क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। ये बात भी ऐसे 720 में लिखी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जनरली अगर अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी होती है और अगर मैनेजमेंट उसको सही भी नहीं करता ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली हम विड्रॉ नहीं करते विड्रॉ। हम क्या करते हैं? बस अदर इन्फॉर्मेशन पहले डाल देते हैं, वहां पे बता देते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, गड़बड़ी है। बस इतना सा काम करते हैं। पूरा का पूरा सेम है जो हमने ऐसे 720 में पढ़ा है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले ऐसे 720 का रिवीजन देखना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिटर एसोसिएशन या फिर ऑडिटर रेफरेंस, इसको ये भी बोल सकते हो ऑडिटर रेफरेंस। ये टॉपिक हमने पढ़ा है ऐसे 810 में, ऐसे 810 में, और लगभग सेम ही, एक दो बातें अलग हैं। तो इसको मैं अपनी कंसेप्ट बुक से करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये अपने हैंड रिटन नोट से देखो, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑडिटर एसोसिएशन रेफरेंस, तो देखो ऐसे सिमिलर टॉपिक कहाँ पे है? ऐसे 810 में। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लो मैनेजमेंट के लोग, एंटिटी के लोग क्या करते हैं? ऑडिटर का रेफरेंस मतलब प्रैक्टिशनर का रेफरेंस, तो उसकी बात हो रही है रिव्यूअर का रेफरेंस। कहाँ पे देते हैं? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिव्यूड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कि मान लो एंटिटी क्या करती है अपने डॉक्यूमेंट्स में, जैसे एनुअल रिपोर्ट में मान लो क्या करती है? इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देती है, अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल देती है। और वहाँ पे ये भी बोल देती है कि इसकी तो हमारे ऑडिटर ने क्या करा है? इन इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का तो हमारे ऑडिटर ने रिव्यू किया है। ये भी बता देते हैं वो, ये भी बता देते हैं कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का तो हमारे ऑडिटर ने रिव्यू किया है। तो इस केस में क्या करना होता है? इस केस में ऐसे डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू रिपोर्ट भी इंक्लूड करनी होती है। मतलब ऑडिटर ने जो रिव्यू रिपोर्ट बनाई है वो भी डालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मान लो मैनेजमेंट क्या करता है? गंदा काम करता है। वो क्या करता है? वो रिव्यू रिपोर्ट को डालते ही नहीं है। उन्हें क्या डालता है? इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालता है, लेकिन रिव्यू रिपोर्ट नहीं डालता। तो ऑडिटर क्या करेगा? यहाँ पे जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? उसको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। मतलब उसे क्या करना है? उसको सबसे पहले तो जाके मैनेजमेंट को बोलेगा कि तू क्या कर, अपने डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू रिपोर्ट भी डाल। सबसे पहले तो ये बोलेगा। लेकिन मान लो मैनेजमेंट मना कर देता है तो क्या करेगा ऑडिटर? क्या करेगा? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, एमसीए वाले, उनको जाके कंप्लेंट कर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाके कंप्लेंट कर देगा इस एंटिटी की। इस तरह से अब देखो इसमें दूसरा केस स्पेशल, कि मान लो ऑडिटर ने जो रिव्यू रिपोर्ट दी थी ना, वो मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट दी थी। मॉडिफाइड मतलब इसमें मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया था, मॉडिफाइड कंक्लूजन। और उसके बाद भी मैनेजमेंट ने क्या किया? उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या किया? अपने डॉक्यूमेंट्स में इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन ऑडिटर ने जो रिव्यू रिपोर्ट बनाई थी ना, ये नहीं डाली। तो बताओ ये तो और भी गंदा काम हुआ कि रिव्यू रिपोर्ट क्या थी? बताओ मॉडिफाइड थी। इस कारण से मैनेजमेंट ने क्या किया? बताओ रिव्यू रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट में नहीं डाला। तो ये तो बहुत गंदा काम हो रहा है। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन तो लेगा ही लेगा। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि मेरी रिव्यू रिपोर्ट भी इंक्लूड कर डॉक्यूमेंट में, उस एनुअल रिपोर्ट में मेरी रिव्यू रिपोर्ट को भी डाल। लेकिन मान लो मैनेजमेंट मना देता है तो क्या करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कंप्लेंट करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? ऑडिट से रिजाइन भी दे देगा, रिव्यू भी छोड़ देगा और ऑडिट से भी रिजाइन कर देगा। ये काम करेगा, बस ये काम करेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसको भी आपको याद करना है, इसमें सब याद करना है इसके अंदर आपको। तो देखो सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बताई है, इसमें सारा लिखा हुआ है एज इट इज। अब आ जाओ रिव्यू रिपोर्ट, एकदम सेम है जो हमने ऐसे सारे 2400 में देखी। देखो वही टाइटल, एड्रेस ही, फिर वही मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी? यहाँ पे कंक्लूजन देना। क्या देना? कंक्लूजन देना इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। और फिर ये बताएगा कि जो मैंने रिव्यू किया कैसे किया है, एज पर SRE 2410, ये भी बताएगा। और क्या देगा? कंक्लूजन देगा, बेसिस फॉर कंक्लूजन पैरा देगा, UM पैरा देगा अगर है तो कोई, और अपनी सिग्नेचर डाले करेगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर बताएगा और डेट ऑफ रिपोर्ट देगा। पूरा का पूरा वही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक दो पॉइंट अलग है, वो क्या है? तो देखो ये भी बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है? अपन ने जो SRE 2400 में इंट्रोडक्टरी पैरा देखा था ना, वही है थर्ड पॉइंट। इंट्रोडक्टरी पैरा वही है ये थर्ड पॉइंट। कि क्या बताएगा इसमें? कि मैंने क्या किया है? मैंने इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर दिया है, और उस इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड था, मतलब P&L, बैलेंस शीट क्या क्या था वो बताएगा, और ये कौन से पीरियड के थे ये बता देगा। इस तरह से इंट्रोडक्टरी पैरा मतलब फॉर्मेलिटी वाली बातें बताएगा। और क्या बताएगा? देखो ये पॉइंट क्या है? ये भी कुछ भी नहीं, हमने SRE 2400 में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू देखा था वही यहाँ पे लिख दिया। बस SRE 2400 में एकदम डिटेल में था और यहाँ पे डिटेल में नहीं है। बताओ हम क्या बताते हैं डिस्क्रिप्शन और रिव्यू में? बताओ क्या बताते हैं डिस्क्रिप्शन और रिव्यू में? रिव्यू के बारे में कि इसमें हम लिमिटेड एसेस देते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर ही करते हैं मेनली, और इसमें ऑडिट से बहुत कम मेहनत करते हैं। तो वही बताएगा ऑडिट से हम बहुत कम मेहनत करते हैं, सेम वही पॉइंट है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब
क्या इस रिव्यू रिपोर्ट को याद करना है, क्या याद नहीं करना, रीड करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा ना, और आप रीड कर गए तो गारंटी आप 4-5 पॉइंट आराम से बना के लिख दोगे, गारंटी है ये। वो बहुत कम चांस है कि वो रिपोर्ट आपसे पूछे, बहुत कम चांस होते हैं उसके। और इसमें तो देखो ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट भी नहीं है जो आपको ध्यान से देखना पड़े। हाँ ये देख लेना, देखो ध्यान से एक चीज़ कि जो रिपोर्ट बनेगी ना, इसमें एड्रेस ही कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे हम जो रिपोर्ट बना के देंगे ना, शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे, मेंबर्स को नहीं लिखेंगे, मेंबर्स का एड्रेस नहीं करेंगे, किसे करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो रिव्यू होता है ना वो स्पेशल यूजर्स के लिए होता है। जैसे इन्वेस्टर्स ने बोल दिया रिव्यू करवा के दे दो 3 मंथ्स का, या बैंक ने बोल दिया, क्रेडिटर्स ने बोल दिया, इस कारण से हम ये जो रिपोर्ट बना के देते हैं किसको देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं बना करके, उनको एड्रेस करते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। वैसे एकदम इजी से क्वेश्चन हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। एक ये देख लो क्वेश्चन 4, देखो, ए रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब देखो, practitioner during the review practitioner become aware of event condition that may cast the significant doubt about the entity's ability to continue as going concern and immediate the step to be taken। अब बताओ यहाँ पे कौन सा पूछा आंसर, कौन सा पूछा है, SRE 2400 वाला। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, देखो मैंने आपको बोला भी था इसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा। SRE 2400 में आओ, ये अपने ये आ गया, देखो गोइंग कंसर्न। मैंने क्या बोला था, ऐसे अगर क्वेश्चन बनाएगा इस वाले गोइंग कंसर्न पे कैसे बनाएगा, इन 2 लाइन पे। तो देखो ऐसे ने क्या लिखा, इफ प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर ऑफ इवेंट कंडीशन दैट मे कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट। तो पूछा कि इसमें स्टेप्स क्या लगेंगे, तो आपको बस पूरा ये आंसर छापना है, इतना सा आपको करना है, बस इतना सा आपको करना है। तो ऐसे देखो क्या किया, पूरा आंसर छाप दिया, पूरा का पूरा सेम आंसर छाप दिया और कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू आर कंडक्टिंग ए रिव्यू, आप क्या कर रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे हो। अब इट इज गैदर्ड अपॉन इंक्वायरी दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस हाउ यू वुड प्रोसीड फर्दर एज पर SRE 2400। कि आपको इंक्वायरी करने में पता लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ आइटम में क्या हो सकती हैं, बड़ी गलतियां हो सकती हैं। क्या लिखा है, देखो पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है एडिशनल प्रोसीजर्स की। जब हमें लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर आइटम में बड़ी गलती हो सकती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एडिशनल प्रोसीजर्स करते हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक छाप दिया एडिशनल प्रोसीजर वाला। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए रिव्यू एंगेजमेंट अंडर SRE 2400 प्रैक्टिशनर रिलाइज मेनली ऑन सर्टेन प्रोसीजर्स नेमिंग सच प्रोसीजर्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस। तो पूछा जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है आपको कि SRE 2400 में जो प्रैक्टिशनर है वो मेनली कुछ प्रोसीजर्स ही करता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ उनके नाम बता दो, बताओ कौन कौन सी होती है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सबसे पहले बताएंगे कौन सी होती है, इंक्वायरी और एनालिटिकल। फिर पूछ लें इनकी इंपॉर्टेंस, तो आपको पूरा वो टॉपिक छापना पड़ेगा। यहाँ पे बता दी इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस, यहाँ पे बता दी एनालिटिकल प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस। अब देखो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट कंटेनिंग प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑल्सो कंटेन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू विच स्टेटमेंट इन दिस एस्पेक्ट आर टू बी इंक्लूडेड। तो साफ साफ पूछ लिया, देखो साफ साफ बोल दिया प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में क्या आ रहा है, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू पैरा भी आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू पैरा भी आता है। तो पूछा जा रहा है इसमें आप क्या क्या स्टेटमेंट डालोगे, बताओ। 3 बातें डालते हैं कि जो रिव्यू होता है ये कहता है लिमिटेड एश्योरेंस होती है, इसमें हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, इसमें इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं और इसमें हम ऑडिट से बहुत कम मेहनत करते हैं। तो इसमें आपको वही छापना है। देखो 3 बातें छाप दी, तीनों की तीनों लिमिटेड एश्योरेंस, इंक्वायरी वाली, और इसमें हम ऑडिट से बहुत कम मेहनत करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी एकदम इजी है, लेकिन मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन भी। देखो, GAK लिमिटेड हैज कंपाइल्ड द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसकी बात हो रही है, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसमें क्या बोला, सबमिटेड, इन्होंने क्या किया, सबमिटेड टू दी ऑडिटर फॉर द रिव्यू। इन्होंने क्या करी, GAK लिमिटेड ने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और अपने ऑडिटर को ही दे दिए। ऑडिटर को ही बोल दिया तू ही रिव्यू कर दिया। नहीं बताओ किसकी बात हो रही है, SRE 2410 की बात हो रही है। और किसको बोला, CA रीना को बोला, CA रीना हैज बीन असाइन्ड ऑन द एंगेजमेंट टू रिव्यू। CA रीना को बोल दिया कि तू क्या कर दे, रिव्यू कर दे। CA रीना कौन है, ऑडिटर भी है, इसे बोल दिया तू रिव्यू कर दे। अब देखो आगे क्या हुआ, CA रीना noted that GAK Limited has not disclosed any information in interim financial information relating to material uncertainties। तो आपसे पूछा जा रहा है what kind of review report is required to be issued। बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या material uncertainty है, साफ साफ बोला जा रहा है क्या material uncertainty है। और मैनेजमेंट क्या कर रहा है बताओ, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, तो हम क्या करते बताओ, हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड कंक्लूजन देते हैं, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स। तो सबसे पहले आप पूरी थ्योरी लिखोगे, मैटेरियल अनसर्टेनिटी वाली पूरी थ्योरी, उसके बाद आप क्या दोगे, आंसर दोगे
क्या दोगे, डिस्कशन करोगे। यहाँ पे पूरी क्वेश्चन की लाइन लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन की लाइन वो लास्ट में लिख दिया यहाँ पे क्या क्या जेके लिमिटेड ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन और पूछ लिया कि इफ जेके लिमिटेड हैज डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मेटल अनसर्टेनिटी कैन सीए ना गिव ए क्लीन रिपोर्ट। अगर मान लो जेके लिमिटेड डिस्क्लोज कर देते ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या देते बताओ, हम देते यूएम पैरा, मतलब हम क्या देते हैं, क्लीन रिपोर्ट देते हैं, हम क्या देते हैं, क्लीन रिपोर्ट। तो आपको वही लिखना है कि अगर क्या कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते तो हम क्या देते, मॉडिफाई कर देते रिव्यू रिपोर्ट बाई यूएम पैरा, हम क्या करते यूएम पैरा डालते। बस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी था, आपसे आराम से हो जाएगा। तो हमारा एसआरई पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एसआरई 2400 और 2410 दोनों एकदम डिटेल में बता दिए, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, रिवीजन के अंदर भी एक एक पॉइंट आपको बताया है, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता लग गया होगा दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है। एसआरई 2410 में ऑडिटर ही क्या करता है, रिव्यू करता है, तो बस उसे एक काम अलग करना होता है। बताओ कौन सा काम, अपडेट द अंडरस्टैंडिंग वाला, कौन सा काम, अपडेट द अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसआरई 2410 के अंदर स्टार्टिंग से आरओएम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे, पुरानी आरओएम को ही क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। बस ये काम अलग है, बाकी सारे काम सेम होते हैं। बस तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।